हम लोगों ने मैकियावेली कल स्टार्ट किया था। ब्रीफली हम लोगों ने मैकियावेली का टाइम पीरियड, उसका स्पेस, उनके क्या आइडियाज हैं वो एकदम डिटेल में देखे हुए थे। और मैकियावेली के कुछ क्रिटिसिज्म भी हम लोगों ने देखे हुए थे। तो अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो मैकियावेली का टाइम क्या है, 1469 और 1527। मैकियावेली को कहा जाता है कि ही वॉज चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। क्यों ऐसा कहते हैं हम लोग? रीजन बीइंग, उसके समय में जो भी घटनाएं हो रही है वो परफेक्टली उसके आइडियाज के अंदर में रिफ्लेक्ट होती है। ओके। मैकियावेली पर अगर हम लोग देखें कि प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो आप लोग देखोगे मैकियावेली का सेक्युलरिज्म पे सवाल है, मैकियावेली का व्यू ऑन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स पर है, कॉन्ट्रास्ट कौटिल्य के साथ करने के लिए बोला है। ओके। एक्सप्लेन हाउ मैकियावेलीज एप्लीकेशन ऑफ एम्पिरिकल मेथड, और उसने कैसे एक पॉलिटिकल साइंस के अंदर में न्यू फेज वगैरह स्टार्ट किया है, अर्थशास्त्र से वापस कंपैरिजन है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। बाय द वे, आप सबको वापस एक बात बता देना चाहता हूं कि जो मेरी वेबसाइट है, जो आप सबको पता होगी, तो अब उस वेबसाइट पर अब जो है वो सब कुछ मैंने अपलोड कर दिया है। GS1, GS2, GS3 और इवन GS4। इसके अंदर मैं आगे में ऐसे भी प्लान कर रहा हूं। तो अगर आप लोग चाहो, अरे ये तो मेरे सर्च करके दे रहा है, या फिर अपने टेलीग्राम से भी ले सकते हो आप लोग अगर चाहो तो। ठीक है, तो इसमें अभी जो मेरी PYQ की वेबसाइट है ये पूरी तरीके से फुल्ली एक्टिव है। ओके। इसके अंदर में अब अगर किसी को वापस सिलेबस लेकर के नहीं घूम रहे हो, तो अब मैंने इसके अंदर में एक और फीचर ऐड किया है, आप लोगों का PSR का सिलेबस इसके अंदर में पूरी तरीके से एकदम अच्छे से अरेंज करके, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज से लेकर के सब कुछ। फिर ऐसे ही अगर आप में से किसी को GS1 देखना है तो GS1 का सिलेबस है, GS2 का, GS3 का, GS4 का सिलेबस। तो ये सिलेबस वाले सेक्शन में आपको मिलेगा। PSR ऑप्शनल, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके अंदर में एडवांस सर्च, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे आज हम लोग मैकियावेली सीख रहे हैं, तो हम लोग चाहें तो मैकियावेली को ही ढूंढ भी सकते हैं। तो इसमें सिर्फ अपने को डालना है मैकिया लिखा और उसको समझ गया। तो इसमें रीसेंट में अभी 2020 में लास्ट क्वेश्चन पूछा है, 2018 में पूछा है, 2015 और 2014 तक के है सवाल। और बाकी फिर थिंकर्स पे उसी सेक्शन से क्या लिखा है, तो अदर रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप में से कोई हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम के अंदर में प्रिपेयर कर रहा है, तो मराठी मीडियम में अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है वो ही वापस से इनको देख सकता है। ठीक है। तो मराठी में वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देगा। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति हिंदी में कर रहा है तो उसका भी हिंदी में ट्रांसलेशन हो जाएगा। एडवांस सर्च के अंदर में आप लोगों को ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। प्लस अगर आप में से कोई जो है वो सिलेबस का मतलब नाम से नहीं, इस कीवर्ड से आपको नहीं मैच कर रहा है, नहीं मिल रहा है, आप लोग सेक्शन वाइज जाना चाहते हो, सेक्शन वाइज जा करके सेक्शन के जो भी टॉपिक्स है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और उसको आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि जैसे इंडियन पॉलिटिक्स, कास्ट, रिलीजन एंड एथनिसिटी। ओके। तो इस पे जो भी हमारे सवाल है, अब ये देखो यहाँ पर आउटपुट जो आपको जीरो रिजल्ट आ रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। जीरो रिजल्ट क्यों आ रहा है? रीजन बीइंग, आपने यहाँ पे सर्च में मिकिया लिख करके रखा हुआ है, उसको आप जैसे ही डिलीट करोगे उसके बाद में, क्योंकि वो कीवर्ड सर्च जो कर रहा है वो मिकिया को सर्च कर रहा था। ठीक है। तो फिर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसका यूसेज इवन GS1, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस के लिए आप लोग कर सकते हो। आप उसको चाहो ईयर वाइज सॉर्ट कर सकते हो, आप उसको चाहो तो मार्क्स वाइज सॉर्ट कर सकते हो, आप उसको चाहो तो अगेन सिलेबस के टॉपिक से भी ढूंढ सकते हो कि भाई मैंने जो है वो भी इंडियन कल्चर वाला पार्ट पढ़ा है, इसमें मेरे को सवाल चाहिए। ये सारे के सारे सवालों के उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दूसरा, GS2, ऐसे ही GS3 और इवन GS4। अच्छा, GS4 के मैंने इसके अंदर में इवन केस स्टडीज तक सारे के सारे डाल दिए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सारे केस स्टडीज अगर आपको देखने हैं, सिर्फ केस स्टडीज वाले पार्ट पे जाना है। जैसे ही आप केस स्टडी के पार्ट पे जाओगे, 2025 के, 2024 के सारे केस स्टडी आप देख सकते हो। बड़ा करोगे तो आपको पूरा पूरा दिख भी जाएगा। ठीक है।
तो गाइज ये वेबसाइट अब पूरी तरीके से रेडी है, आप मस्त इसका यूसेज कीजिए, कोई इशू नहीं है। ओके। और अगर दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो तो उसको कीजिए, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी तक तो भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही चल रही है, तो प्लीज इसका लाभ लीजिए। ठीक है, ग्रेट। नाउ कमिंग बैक टू नाउ कमिंग बैक टू आर टॉपिक ऑफ मेकियावेली। कि भाई मेकियावेली जो है, तो इनके बारे में, तो इनका स्पेस कहाँ है? इटली। मेजरली ये बड़े भी कहां पर हुए इटली के अंदर में? फ्लोरेंस के अंदर। ठीक है, फ्लोरेंस के अंदर में बड़े होते हैं। बुक है द प्रिंस, और ये जो द प्रिंस है, ये कहीं ना कहीं उनके सिचुएशन को देख करके इंस्पायर्ड है। और उसमें से भी एक पर्टिकुलर राजा से इंस्पायर्ड है, जिसका नाम मैंने आपको पहले भी बता दिया था कल, सीजर बोर्गा, बोर्जा जिसको बोलते हैं, लेकिन उसको लिखते समय में बोर्गिया लिखते हैं। ओके। तो मैकियावेली जो है, उनको फादर ऑफ सेक्युलरिज्म हम लोग कहते हैं, पॉलिटिकल रियलिज्म का भी हम लोग फादर कहते हैं, क्योंकि ही फोकसेस ऑन व्हाट इज रादर देन व्हाट ऑट टू बी। अब तक जितने भी थिंकर्स आए, चाहे सोक्रेटिस हो, प्लेटो हो, एरिस्टोटल हो, हर कोई हमेशा कैसा होना चाहिए इस पर बात करता था। हमें ऐसा होना चाहिए, हमें एक आइडियल राजा होना चाहिए। लेकिन हम सबको पता है, हम सब कहते हैं कि हमको एक आइडियल पॉलिटिशियन चाहिए, लेकिन पॉलिटिशियन कभी आइडियल होता है क्या? नहीं होता है। आप अगर कितनी भी बार देखें, ओके, आप कितनी भी बार देखें, आप लोगों को हर बार जो है वो पॉलिटिशियन आइडियल दिखेगा ही नहीं। तो मैकियावेली व्हाट इज पर फोकस करते हैं, वो बोलते हैं है ही नहीं, तो तुम लोग क्यों देख रहे हो ऐसा? ऐसा कोई राजा तुमको मिलेगा ही नहीं जो एकदम अच्छा हो। और अच्छा राजा होना बुरी ही बात है, लेकिन मजेदार बात है, वो ये भी कहता है कि तुम बुरे रहो, लेकिन बुरे दिखना मत। परसेप्शन मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम बुरे, तो सब एकदम, वो जैसे अभी आज हम लोग पीआर मार्केटिंग एजेंसीज वगैरह देखे, वैसे ही उसका है कि तुम रिलीजन में बिलीव मत करो, लेकिन डोंट लुक इररिलीजियस। इन सब चीजों को अपने को काम है। तो यही मैकियावेली जो है वो अपने को सजेस्ट करेंगे। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर, और ये बातें वो एकदम क्लियरली कहते भी हैं। ठीक है। अब जो है वो हम लोग अगर देखें तो मैकियावेली को हम लोग थिंकर ऑफ यू नो हिज टाइम कहते हैं ना। ये सिर्फ मैकियावेली के लिए नहीं, एवरी थिंकर के लिए है। उस समय का जो पीरियड है वो है रेनेसा। मैंने आपको रेनेसा के बारे में ऑलरेडी बताया, लेकिन एक क्विक रिवीजन आपका वापस करवाता हूं कि रेनेसा मतलब क्या? रीबर्थ। रीबर्थ ऑफ व्हाट? रीबर्थ ऑफ लॉजिक। जब लोगों ने वापस से एरिस्टोटल को डिस्कवर किया, प्लेटो को डिस्कवर किया, सोक्रेटिस को डिस्कवर किया, और ये रीडिस्कवरी के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो था वो था कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल। इसी के साथ साथ एक और घटना जो है वो 14 सेंचुरी के अंदर में घटती है, वो है वहां पर एशिया से ब्यूबोनिक प्लेग जो है वो जाता है। ब्यूबोनिक प्लेग। ठीक है। ये जो प्लेग होता है ये किससे होता है? चूहों से। और ये ब्यूबोनिक प्लेग के अंदर में लगभग लगभग 1/3 वहां की सारी यूरोप की जनता साफ हो जाती है। अब तक चर्च के ऊपर में पूरा विश्वास था, अब तक रिलीजन के ऊपर में पूरा विश्वास था। ये टाइम ऑफ मेडिवल एजेस का है, और मेडिवल एजेस में पोप जो है वो हमेशा पावरफुल होता था। वो अपॉइंट करते थे किंग को कि यहां पर कौन किंग रहेगा। ही यूज टू डिसाइड कि तुम्हारी मैरिज किससे होगी, एनल करना है, मैरिज को खत्म करना है, तो वो कैसे होगा। तो ओनली ही हैड दिस पावर। एंड ऑब्वियसली इसके लिए चर्च जो है वो टिथेस वगैरह चार्ज करता था, सेल ऑफ इंटेलिजेंसेस वगैरह हो रहा है। चर्च बहुत पावरफुल है, और चर्च जो कहे वो फुल एंड फाइनल है, उसको कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। इनफैक्ट पोप के पास में ऐसी पावर थी, उन्होंने कई राजाओं को एक्स कम्युनिकेट किया हुआ है। एक्स कम्युनिकेट करने का मतलब क्या? कि अब जो है वो तुम क्रिश्चियनिटी के अंदर में नहीं हो, तुम क्रिश्चियन नहीं हो। और फिर सीधे सी बात है, किसी भी रिलीजन के लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा तुमको आफ्टर लाइफ का डराना जरूरी है कि नहीं? तो ऐसा ही कुछ इवन क्रिश्चियनिटी के अंदर में भी होता था। क्रिश्चियनिटी के अंदर में मतलब उनका भी, उन लोग ये कहते थे कि देखो, ये वाली जो लाइफ है ना, ये वाली लाइफ जो है वो पूरी की पूरी सौरों से भरी हुई है, छोटी मोटी जिंदगी है। उस समय में ऑन एन एवरेज लोग जीते भी 35 से 40 साल ही थे।
भाई इतनी उम्र होती थी। और ये वाली लाइफ में तुम लोग ऐसे ही खत्म हो जाओगे, इधर तुम लोग दर्द वगैरह झेलोगे, लेकिन एक आफ्टर लाइफ है, उस आफ्टर लाइफ के अंदर में है हेवन। क्या है? हेवन मतलब स्वर्ग। अगर तुम लोग अच्छे काम करोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे, ठीक है, भगवान के सामने रहोगे। और उधर की जो लाइफ है, मतलब वो कहते हैं कि देखो, बॉडी जो है वो मर जाएगी, उसको गाड़ दिया जाएगा, लेकिन सोल जो है वो अमर है। और सोल को रास्ता तय करना है आफ्टर लाइफ में, या तो वो हेवन में जाएगी या फिर वो हेल में जाएगी। ठीक है, तो या तो तुम हेवन में जाओगे या हेल में जाओगे। हेल में जाओगे तो फिर आपको पता ही है क्या क्या होना है वहां पे, यातनाएं देंगे, परेशान करेंगे वगैरह वगैरह। बट इसी के साथ साथ उन्होंने एक और तीसरी टर्म भी निकाल करके दी, जिसको उन लोग कहते हैं परगेटरी। क्या बोलते हैं? परगेटरी। ये ट्रांजिशनल स्टेज है। वो बोले कि तुम जो है वो मरने के बाद में, ठीक है, मेरे पास में, तुम्हारे पास में इनफ पुण्य नहीं है, इनफ पाप नहीं है डिसाइड करने के लिए कि तुमको आफ्टर लाइफ में, और ये जो है ये इनफाइनाइट है, एक बार डिसाइड हो गया तो डिसाइड हो गया कि तुमको अगर हेवन में डाल दिया तो इन्फानाइटली आफ्टर लाइफ में तुम लोग हेवन में ही रहोगे, हेल में डाल दिया तो इन्फानाइटली तुम लोग वहीं रहोगे। लेकिन टेम्पररी जो है वो एक परगेटरी करके स्पेस होती है, उसके अंदर में अगर तुमको डाला तो तुम टेम्पररी हो। और टेम्पररी हो तो ये परगेटरी में तुम लोग आगे कैसे जाओगे? तो परगेटरी में फिर आप लोगों को इनफ लगेंगे पुण्य। और ये पुण्य कौन करेंगे? ये पुण्य तुम्हारे धरती पर बैठने वाले लोग करेंगे। धरती पर बैठने वाले कौन? जो उनके बच्चे होंगे, ऐसे कुछ, या उनके नाम से कोई ना कोई करने वाला हो कि भाई मेरे पुण्य जो है वो इसके नाम किए जाए। अब ये पुण्य कैसे करने हैं? तो ये पुण्य के अलग अलग तरीके थे कि भाई पेनेंस करना है, ठीक है, फास्टिंग करनी है, कि भगवान के लिए आज उपवास रखा मैंने। और क्या तरीके हैं? फास्टिंग के साथ साथ में तुम लोग जो है वो पिलग्रिमेज के लिए जाओ, कि भाई आप जो है वो अलग अलग कैथेड्रल्स वगैरह विजिट करके आए हो, जेरूसलेम वगैरह जा करके आए हो। ये तो तरीके हैं। बट इसी में चर्च ने एक और चीज निकाल दी, जिसको हम लोग कहते हैं इंडल्जेंसेस। सेल ऑफ इंडल्जेंसेस, कि आप जो है वो क्या करो, पैसे दो। किसको? फादर को। और फादर के पास में ये अथॉरिटी है कि वो भगवान से बोल करके थोड़े से पुण्य जमा करवा देगा। और फिर मैंने आपको बताया कि इनको जब भी, तो होता क्या था कि इनको जब चर्च बड़े बड़े बनाने होते थे, खुद रोम का जो सबसे बड़ा बेसिलिका बना हुआ है, उसके लिए जब इनको पैसा चाहिए, उन कैथेड्रल्स बनाने के लिए जब इनको पैसा चाहिए होता था, तो इन लोग सेल ऑफ इंडल्जेंसेस प्लस अलग अलग टैक्सेस लगा करके इन लोग पैसे वसूलते थे। बट वो तो जो जनरल आदमी है उसको लगभग 50% ऑफ इनकम तो अपनी टैक्स में देनी ही पड़ती थी अलग अलग तरीके से। बट जो और कुछ आपके पास 50% बचा है, उसमें से भी आप लोग इंडल्जेंसेस में से पैसा जो वो ले लेते थे। तो फिर मैंने आपको जो कल एक एग्जाम्पल बताया था कि वो बोलते थे, देखो देखो, तुम्हारे पूर्वज जो है मुझे इशारा कर रहे हैं, मुझे सब सुना रहे हैं कि तुम जो है वो एक छोटा सा मेरे लिए पैसे का दान नहीं कर सकते हो। मैं यहाँ पर जो है वो परेशान हूँ कि आफ्टर लाइफ में परगेटरी में अभी फंसा हूँ। अब या तो मेरे को पूरी तरीके से हेल में भेज दिया जाएगा, तो मुझे अगर हेल से बचाना है तो थोड़ा सा कर। तो ये हुआ। अब जब चर्च की इतनी अथॉरिटी है तुम्हारे पूरे के पूरे, मतलब पॉलिटिकल पावर पर अथॉरिटी है, लोगों के सोचने पर अगेन इन लोगों की अथॉरिटी है। और अब देखो मजेदार बात है, पावर किसके पास है? अगर हम लोग सारा इतिहास ढूंढ करके ले ले, पावर किसके पास है? पावर उसके पास है जिसके पास में इंफॉर्मेशन है। ये हमेशा हम लोग जो है वो इतिहास में देखते रहे हैं, आज भी। क्यों एक आईएएस ऑफिसर के पास में ज्यादा पावर है? रीजन, उसके पास में इंफॉर्मेशन है कि कहां पर कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं, कहाँ से हम लोग क्या रोड निकालने वाले हैं। पॉलिटिशियंस के पास में वो इंफॉर्मेशन है। पुणे का आउटर रिंग रोड जो बना रहे हैं, ठीक है, उधर की सारी लैंड बिक चुकी है। मैं सोचा भाई थोड़ा सा डेवलपमेंट का मौका है, हम लोग भी देखते हैं। देखते क्या है, अभी तक तो रोड डेवलप भी नहीं हुआ है, उसके पहले ही सारी लैंड बुक चुकी है, या तो वो पॉलिटिशियंस की या फिर ब्यूरोक्रेट्स की, और कुछ छोटे मोटे लोगों की जो पॉलिटिकली कनेक्टेड थे, सब खत्म है। ऐसा ही पावर उसके पास है जिसके पास में इंफॉर्मेशन है। और उस समय में चर्च के पास में इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज कौन चला रही थी? चर्च। स्कूल्स कौन चला रहे थे? चर्च। सारे के सारे मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह किसके पास पड़े हैं? चर्च के पास में पड़े हैं। तो चर्च वॉज ऑल पावरफुल तुम्हारे सोशल लाइफ में, तुम्हारे सेक्सुअल लाइफ में। एज आई सेड कि वहां पे उन्होंने एक बहुत ऑड ऑड कानून बना करके रखे हुए थे।
कि तुम लोग जो है वो सैटरडे को नहीं कर सकते हो, फ्राइडे के दिन नहीं करना है क्योंकि फ्राइडे के दिन जो है वो जीसस जो है वो रिजरेक्ट हुए थे या उनकी डेथ हुई थी। फिर तुमने इस दिन नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना, तो ऐसे अलग अलग उन लोगों ने जो है वो लॉज लगा करके रखे हुए थे। तो चर्च जो है वो ऑल परवेजिव था, हर तरफ में जो है वो चर्च जो है वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व हुआ करता था। और पॉलिटिकल पावरफुल सबसे ज्यादा की रही, राजा को अपॉइंट करने की पावर मेरे पास में है, तो अब उससे ज्यादा पावर और किसी को क्या चाहिए। तो चर्च के अंदर में करप्शन, सेल ऑफ इंटेलिजेंसेस, सेल ऑफ इंटेलिजेंसेस के साथ साथ सेल ऑफ ऑफिसेस ऑल्सो। ऑफिसेस कैसे? तो भाई सबसे ऊपर जो है, अगर इनकी हायरार्की अगर हम लोग देखें, तो सबसे ऊपर कौन होंगे? सबसे ऊपर होते हैं पोप। आई थिंक आई नीड टू टेक दिस कॉल। हेलो। ठीक है। सो सबसे ऊपर होंगे पोप। पोप के नीचे होते थे कार्डिनल्स। कौन? ये कार्डिनल्स ही मिल करके इस पोप को इलेक्ट करते थे। अब अगर किसी को पोप बनना है तो उन लोग क्या करते थे, ये कार्डिनल्स को तुम लोग थोड़ा पैसा दे दो, ठीक है, वोटिंग होती है ना, कार्डिनल्स खरीदने, या फिर अपने ही कार्डिनल्स अपॉइंट कर दो। फिर जो है ये कार्डिनल्स और पोप ये सब रोम के अंदर में रहते थे। इसके बाद में वहां पर हुआ करते थे आर्च बिशप्स। कौन? आर्च बिशप्स। तो ये आर्च बिशप्स जो होंगे, ये एक रीजन के सारे चर्च पर ध्यान रखते थे कि भाई हाँ, ये फ्रांस के रीजन के सारे ध्यान पे मैं रखूंगा, ये इंग्लैंड पे मैं ध्यान रखूंगा, ये इटली के एरिया पर मैं ध्यान रखूंगा। उसके नीचे जो है वो फिर वहां पर हुआ करते थे बिशप। और बिशप जो है उस रीजन में, जैसे ये फ्रांस में ही रहेगा, ठीक है, ये फ्रांस के अंदर रहेगा, वहां पर जो भी कैथेड्रल वगैरह होगा उसका वो हेड होगा। ओके। और फिर जो है वो बिशप के बाद में फिर और अगेन छोटे छोटे, फिर जो भी तुम्हारे विलेज लेवल के जो चर्च वगैरह है, तो वहां पर ये फादर वगैरह ये सब लोग रहेंगे। अब ये अलग अलग ऑफिसेस हैं, इनमें हर तरफ में आपको पैसे मिलने वाले हैं, तो अब इन ऑफिसेस का भी इवेंट सेल हुआ करता था। इतना ही नहीं, मैंने आप लोगों को फ्यूडलिज्म बताया था, ठीक है, उस समय में जो है वो फ्यूडलिज्म हुआ करता था। तो लेट अस ऑल्सो अंडरस्टैंड कि फ्यूडलिज्म क्या होता है। ठीक है। तो फ्यूडलिज्म के अंदर में मैंने आपको बताया कि इस तरीके से एकदम स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे नीचे से शुरू करते हैं। तो सबसे नीचे फ्यूडलिज्म में अगर हम लोग देखें, जो लगभग 80 से 90% जनता ऐसी ही हुआ करती थी जो सारा का सारा काम करेगी। तो इसमें से कुछ लोग जो है वो फ्री मैन होंगे। कौन से होंगे? फ्री मैन, कि भाई फ्री हूं मेरी छोटी मोटी लैंड भी है, मैं मेरे हिसाब से काम करता हूँ, मैं कोई गुजारा और करना है तो मैं ट्रेड भी करता हूँ, मैं किसी के अंदर नहीं। और कुछ लोग हुआ करते थे जो लैंड से बंधे हुए थे, उनको हम लोग कहते थे सर्फ। ये जो फ्रीमैन है, ये लोग अपनी जो भी छोटी छोटी लैंड है ये लोग बेच भी सकते थे, बेच करके कहीं निकल भी सकते थे, ये सब चलता था। लेकिन हालत हमेशा खराब ही होती थी, क्योंकि तुम जो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो उसका कुछ ना कुछ अमाउंट तुमको टैक्स के फॉर्म में भरना ही है। मोटा मोटी इनको लगभग 50% टैक्स के फॉर्म में सब कुछ देना ही पड़ता है। फिर आता है ये सर्फ। सर्फ जो है वो वहां पर लैंड से बाउंड थे। क्या थे? लैंड से बाउंड। तो यहां पर अलग अलग लॉर्ड्स हैं, नाइट्स हैं, ये जितने भी लोग हैं, तो उन लोगों की भी बड़ी बड़ी लैंड होगी। जैसे अभी आज अपने पास में बड़े बड़े जमींदार होते हैं, तो ऐसे कोई जमींदार होंगे जिनकी बहुत बड़ी लैंड है, एक और बहुत बड़ी लैंड है। तो अब इस लैंड पर काम करने के लिए जमींदार तो जाएगा नहीं। जमींदार क्या करेगा? जमींदार वहां पे लोग रखेगा, और ये लोगों में से अगर कोई अनफ्री है, ये मतलब स्लेव नहीं बोलेंगे इसको, इसको अनफ्री बोलेंगे कि आप फ्री नहीं हो, और तुम इस लैंड से बंधे हुए हो, तो मान लो कल को एक एक्स जमींदार वाई को ये वाली जमीन बेचता है, तो उसी के साथ में सर्फ भी उसको मिल जाता है कि लो लैंड से ही बंधा है। तो इस तरीके के लोग हैं, ये 80 to 90% लोग हैं। इनके ऊपर में अगर हम लोग देखें तो ये नाइट्स हुआ करते थे, ठीक है। तो क्या है कि तुमको वॉरियर दिखाना पड़ेगा एकदम, कि भाई ये देखो ये वॉरियर है, ये एकदम खतरनाक वाला योद्धा है टाइप में, ये जब देखो तब लड़ने के लिए आ जाता है, ये अपनी छोटी मोटी आर्मी मेंटेन करता है। तो और इन लोग जो है वो लोकली यहाँ पर रूल करते हैं, तो लोकल रूलिंग, ठीक है।
और इनके ऊपर में फिर हम लोग जो है वो नाइट्स के ऊपर में जो है वो आप लोग मिलेंगे लॉर्ड्स से। ये लॉर्ड्स जो है, ठीक है, लॉर्ड नाइट जो है, तो उस समय में ना जो मेजर जो करेंसी थी ना वो पैसा नहीं था। पैसा नहीं था उस समय की, जो मेजर करेंसी थी वो लॉयल्टी थी। तो आपने मूवीज में देखा होगा, वो बोलता है कि भाई मैं तुम्हें मेरी लॉयल्टी देता हूं भाई, मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं तुमसे लॉयल रहूंगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ये सब नहीं है, मैटर ही नहीं करता है। आप ओथ लेते थे, और अगर ओथ कंप्लीट नहीं की तो फिर वो हेल, पता है आपको कि हेल वगैरह तो है ही। तो उस समय में क्या है कि करेंसी नहीं, पैसा करेंसी नहीं है, लॉयल्टी करेंसी है। ये नाइट जो है दे विल स्वेयर ओथ फॉर द लॉर्ड्स, और ये लॉर्ड जो है दे विल स्वेयर ओथ फॉर द किंग। किंग के पास में कोई खुद की सेंट्रल आर्मी नहीं है, वो सिर्फ इस पूरे लैंड का राजा है। और उसने ये लैंड लैंड जो है वो अलग अलग लोगों के, अलग अलग लॉर्ड्स के लिए बांट दी है। उसको फीफ कहते थे इन लोग, क्या कहते थे। और आज भी हम लोग ये वाला शब्द कभी कभी सुनते हैं ना, कि दिस इज नॉट योर पर्सनल फीफडम। तो किंगडम मतलब पूरा का पूरा राज्य, और फीफडम मतलब ये एक छोटी सी फीफ, कि ये तुमको इतना इतना एरिया में दिया, दिस इज नॉट योर पर्सनल फीफडम। तो इनको फीफ मिलता था ये लॉर्ड्स को, ठीक है। और इसके पैरेलल में इस तरफ में एक और इंस्टीट्यूशन पावर में है, वो है क्लर्गी। क्लर्गी मतलब कौन? अच्छा, यही लॉर्ड्स जो है इनको एक और नाम से भी जानते हैं, नोबल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। नोबल्स होते थे, नोबल्स के नीचे थोड़े लॉर्ड्स होते थे, ऐसा। तो थोड़ा डिपेंड करता था कि तुम कितने बड़े लैंड के शासक हो, ठीक है। और यहाँ पे एक क्लर्गी है। अभी क्लर्गी क्या करेगी? ये क्लर्गी जो है, मतलब सीधी की सीधी बात है, ये चर्च वाले लोग हैं। इनका अलग ही पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन है। इन लोग खुद को किंग के नीचे मानेंगे क्या? नहीं, ये किंग के अपने आप पैरेलल होंगे। तो वहां पर उनका क्लर्गी में सबसे ऊपर में बिशप होगा। फिर और जैसे जैसे आप लोग नीचे जाओगे, वैसे वैसे आप लोग चर्च तक जब पहुंचोगे तो आप लोग एकदम फादर वगैरह भी होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक सारा का सारा फ्यूडल सिस्टम हुआ करता था। किंग के पास में कोई सेंट्रल पावरफुल खुद की आर्मी है क्या? नहीं। ये नाइट्स हुआ करेंगे, ये लॉर्ड्स हुआ करेंगे, ये नोबल्स ही। अब नोबल्स इसका मतलब है कि डिसाइड भी कर सकते हैं कि किंग को रखना है नहीं रखना है। एंड इनफैक्ट जब भी चर्च इस तरीके से किसी किंग को एक्स कम्युनिकेट करता था कि किंग ने कुछ मांगा, किंग ने पोप के परमिशन के बगैर डिवोर्स दे दिया। क्या किया? पोप के परमिशन के बगैर डिवोर्स दे दिया कि दिस मैरिज इज एनल्ड। पोप सीधा एक्स कम्युनिकेट करता था, बोले तू अब क्रिश्चियन नहीं है। अब क्रिश्चियन नहीं है मतलब तेरे को दफना नहीं सकते हैं, ठीक है, तेरे मैरिजेस वगैरह नहीं होंगे, तेरे परिवार के मैरिजेस नहीं होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब ये नोबल्स जो हैं वो बगावत कर देते थे, वो बोलते थे कि भाई तू क्रिश्चियन ही नहीं है। और फिर क्रिश्चियन नहीं है तो फिर बात ही खत्म हो गई, फिर हम लोग किंग को मानेंगे ही नहीं। तो ऐसी कई बार ऐसी घटनाएं हुई कि किंग्स को जा करके पोप के पैरों में पड़ करके माफी मांगनी पड़ी है कि आई एम सॉरी, मेरे को माफ करो, मेरे को वापस से लो। और पोप के पास में वो पावर थी कि वो वापस लेते थे। मतलब रिलीजन की इतनी ज्यादा उस समय में अथॉरिटी हुआ करती थी। अब ये सब देख करके मैकियावेली को मजा आएगा क्या? नहीं। एंड इनफैक्ट मैकियावेली की दिक्कत ही ये है, मैकियावेली ने ये सब देखा, मैकियावेली ने ये रेनेसा का पीरियड देखा। और मैकियावेली ने इसी पीरियड के अंदर में सबसे एक बड़ी दुर्घटना देखी, वो थी कि भाई हम लोग जो इटली हैं वो हम लोग डिवाइडेड हैं। स्पेनिश स्पीकिंग पॉपुलेशन एक स्पेनिश किंगडम के अंडर में आ चुका है, फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन फ्रांस के अंडर में आ चुका है। हमारी तो इज्जत ही नहीं है, क्योंकि इटालियन स्पीकिंग पॉपुलेशन आज भी बटा हुआ है। पेपल स्टेट मतलब खुद की जो जो रोम है उसका एक अलग ही राज चल रहा है, उसकी रोमन आर्मी अलग है। यहाँ पर नेपल्स का किंगडम अलग है, यहाँ पे सार्डिना का किंगडम अलग है, यहाँ पे टस्क फ्लोरेंस का अलग चल रहा है, यहाँ पे मिलान का अलग है, वेनिस अलग है, यहाँ पे सार्डिना अलग है, सब अलग अलग है। और यहाँ पर जो है वो मेजरली इसको चलाने वाले कोई ना कोई मर्चेंट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। और इस तरीके से कहीं पे किंग है, कहीं पे मर्चेंट है, कहीं पे तो पोप खुद जो है वो रूल कर रहा है, जैसे कि ये पेपल स्टेट है।
एंड ये एरिस्टोक्रेसी जो है, ये जो रिच लोग हैं, दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ अ नेशन, बट मैकियावेली को एक नेशन चाहिए, स्पेन जैसा और फ्रांस जैसा। इसीलिए हम लोग मैकियावेली को पेट्रियट बोलते हैं। पेट्रियट मतलब देशभक्त है वो, कि मैकियावेली एक देश चाहता है। और फिर ऐसा होता भी है कि उसके समय में, जब वो फ्लोरेंस में हुआ करता था, यहां पे देखो फ्लोरेंस है ये वाला, ये फ्लोरेंस में जब वो रहा करता था, तो वहां पर एक बहुत ही पावरफुल फैमिली रूल किया करती थी, बहुत ही पावरफुल मर्चेंट हुआ करते थे, जिसको मेडिसी फैमिली कहा करते हैं। इनफैक्ट रेनेसा को फंडिंग करने का काम मेडिसी फैमिली ने किया हुआ है। अच्छा, एक मजेदार बात आपको बताता हूँ, ये जो कुछ मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये सिर्फ एक कंटेक्स्ट देने के लिए है, ताकि आप लोगों को ना थोड़ा सा समझ में आए कि क्या चल रहा है मेकियावेली की जिंदगी में। कहीं पर भी ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आंसर इज नो। इट इज ओनली फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये कोई आपको सुनाएगा नहीं, और जब तक कि आप सुनोगे नहीं, तब तक आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि मेकियावेली ऐसा क्यों है। समझ रहे हो? तो इनको सिर्फ रनिंग नोट्स तक ही सीमित रखना, बिल्कुल ये शॉर्ट नोट्स के अंदर में शामिल नहीं होना चाहिए। जो कुछ मैं आपको ये मेडिसी के बारे में बता रहा हूँ, जो कुछ मैं फ्यूडलिज्म के स्ट्रक्चर्स बता रहा हूँ, ठीक है, इट इज ओनली फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो मेडिसी फैमिली वहां पे रूल करती है। इनफैक्ट रेनेसा की बहुत सारे, जो माइकल एंजेलो वहां के बहुत फेमस, अगेन उन्होंने पेंटिंग्स वगैरह की हुई है, स्कल्प्टर थे, या फिर लियोनार्डो द विंची जिसको हम कहते हैं, जिससे मोनालिसा जैसी पेंटिंग्स वगैरह बनाई हुई है, ये सब लोग जो हैं, इनको फंडिंग मेडिसी फैमिली ने की थी। देवर मर्चेंट्स, बट दे यूज्ड टू रूल लाइक अ किंग। फिर उनकी फैमिली को उखाड़ करके फेंकते हैं, और एक रिपब्लिक का स्थापना वहां पे किया जाता है, और उस रिपब्लिक के अंदर में मैकियावेली ने काम किया 14 साल, मैंने आपको बताया, 14 ईयर्स। 14 साल के लिए इन्होंने काम किया। 14 साल काम करते समय में वो एम्बेसडर बने अलग अलग जगह के लिए। ओके। और उसी पीरियड में उन्होंने, जब वो एम्बेसडर थे, उसी पीरियड में उन्होंने एक राजा का उदय देखा, जिसका नाम था सीजर। क्या नाम था? हाँ, बोर्जिया। सीजर बोर्जिया, बोलने के लिए बोर्जा बोलते हैं उसको। उस राजा से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने देखा कि हाँ, ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना। उसने दो तीन काम किए थे। एक तो वो पोप का बेटा था, पहली बात तो, मतलब रियल पोपा, रिलीजियस हेड का बेटा है वो। और अब वो बेटा जो है, वो आर्मीज कमांड करने लगा। और वो बेटा जो है, वो धीरे धीरे जाकर के पावर में भी आया। तो पावर में कैसे आना है, तो सबसे पहले जिस एरिया में उसने अपनी जब पावर स्टैब्लिश की, अगेन इटली के ही एरिया में पावर स्टैब्लिश की, तो जब उसको पावर स्टैब्लिश करनी थी, तो वो वहां पर जैसे ही रूल करने के लिए आया, रूल करने के लिए आते समय उसने बहुत अस्त व्यस्त सब कुछ देखा। तो उसने एक, मैंने आपको बताया कि बीच में ही एक गवर्नर को अपॉइंट किया। उसको बोला कि सीधा कत्लेआम करो तुम लोग, लोगों को जो एकदम नहीं सुन रहा है, डिसिप्लिन लेकर के आओ, सब एकदम तुम करो, फोर्स यूज करो, जबरदस्त फोर्स यूज करो। जबरदस्त फोर्स यूज की, सबको डिसिप्लिन में लाया गया। और उसके बाद में क्या किया? उसके बाद में उसी गवर्नर को बीच में ही, बीच सड़कों पर मार दिया, काट दिया। बोले ये जो मैं किया, ये सब मैंने नहीं किया, मैं तो अपनी जनता से बहुत प्यार करता हूं। दिखावा। तो इफ यू वांट टू यूज फोर्स, आगे मैकियावेली इस पर सजेशन देंगे, इफ यू वांट टू यूज फोर्स, कंप्लीट फोर्स यूज करना, एनिमी को जिंदा मत छोड़ना, पहली चीज। और दूसरी चीज, फोर्स अगर यूज करनी पड़े तो खुद मत यूज करना, लोगों के थ्रू यूज करना, ताकि उसके ऊपर में कल को तुम लोग ब्लेम भी डाल सको। फिर क्या? फिर यही सीजर बोर्जिया, अगेन अभी तुम पावर में जब नए नए आते हो, तो तुम्हारे अगेंस्ट में लोग रहते ही हैं। तो एक दो आजू बाजू के सिटी स्टेट और इन लोग जो है, वो उसको परेशान थोड़ा करते ही थे। तो एक दिन इसने क्या किया, एक दिन ये बोलता है, एक काम करो, सब लोग आओ। बोले मेरे से प्रॉब्लम है ना, मेरे से प्रॉब्लम है तुम लोगों को, चलो लेट अस सिट टुगेदर। सब साथ में बैठता है, सब साथ में बैठे, निगोशिएट करते हैं, बात करते हैं। ठीक है? क्योंकि देखो, झगड़ा करने से कुछ होगा नहीं। तुमको जो चाहिए वो मैं तुमको देता हूं, मुझे कुछ चाहिए वो तुम मुझे देना, बातचीत से मैटर सॉल्व करेंगे। बैठे सब लोग, दरवाजे बंद कर दिए। चार जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हुआ करते थे, उन सबको बुलाया गया, उधर बैठे हुए हैं। और दरवाजा बंद होने के बाद में क्या होगा, वो हम सबको पता है। उनको वहीं पर खत्म कर दिया गया, अगेन इसी की फोर्सेस द्वारा। तो रूथलेसली खत्म कर दिया उनको, कि छोड़ो ही मत इनको। ठीक है?
फिर बाद में इसी राजा की कुछ स्ट्रेटेजिक गलतियां भी होती हैं। तो जब इसके पापा पोप थे उस समय में उसने दुश्मन बनाए होंगे, जो एक दूसरी फैमिली होगी जो अगेन कंटेस्ट कर रही है। अब होता यह है कि इसके पापा बीमार पड़ते हैं, ये भी बीमार पड़ता है एक समय में। तो ये फॉर्चून का बहुत ज्यादा रोल देता है। ये बोलता है कि देखो, वर्च्यू वर्च्यू मतलब मेरी काबिलियत तो है ही, मेरी काबिलियत तो मैटर करती ही करती है, बट इवन फॉर्चून का भी रोल है। तो अभी तक के जितने भी थिंकर्स थे उन्होंने कभी फॉर्चून को इतना ज्यादा रोल नहीं दिया, हर किसी ने अपने वर्च्यू पर ही फोकस करने की बात की। मैं केवल इकलौते ऐसे थिंकर जिन्होंने 50% वेटेज फॉर्चून को दिया। वो बोले कि सब कुछ अच्छा चल रहा था ना सीजर के लाइफ में, एवरीथिंग वाज गोइंग परफेक्ट, ही हैड ऑल द क्वालिटीज, ऑल द वर्च्यूज। वर्च्यूज मतलब वो एबिलिटीज। बट उसके बावजूद भी क्यों, क्यों जो है वो, ये सीजर बोर्जिया, ये क्यों डिफीट हुआ एंड में जाकर के? तो वो कहता है फॉर्च्यून। उसका बाप पोप मर गया बीमारी से। फिर सीधी सी बात है, अगले इलेक्शंस होंगे, अगले इलेक्शंस में जो उनके अगेंस्ट की जो फैमिली थी वो जीत गई, और पोप बनते ही, फिर पोप बनने के बाद में तुम्हारे पास पावर है। अच्छा, मजेदार बात, जो पोप इनके अगेंस्ट में था, मतलब अभी जो नया पोप बना हुआ है, उसने इस सीजर को यूज किया। बोले देख, पुराने अपने झगड़े वगड़े हैं, मुझे पता है, लेकिन वो हम भूल जाएंगे। और जो भी रहेगा ना, मैं एक बार पोप बन गया ना, उसके बाद में हम लोग ये सब भूल जाएंगे। मतलब तुमने ट्रस्ट किया, सीजर ने ट्रस्ट किया, गलत आदमी को ट्रस्ट किया, और उसका खामियाजा ना भुगतना ही पड़ा बाद में। फिर वो भी मर जाता है, एग्जाइल में भी जाता है, उसको डिफीट भी किया जाता है, भाग जाता है, स्पेन भाग जाता है। ये सब उसके साथ में भी होता है। ये सब करीब से देखने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था मैकियावेली। और उसने इन्हीं सब चीजों पे, आगे हम देखेंगे, फॉर्चून की बात करेगा, सब चीजों पे बात करेगा वो। तो मैकियावेली जो है, तो वो अगेन फ्रांस में भी डिप्लोमेट के तौर पे काम करके, और उसको निहीलियो बोलते थे कि भाई तुम्हारी तो देश की कोई इज्जत ही नहीं, इटालियन, इटली तो क्या बटा हुआ है, वगैरह वगैरह, इस तरीके से बातें होती थी। तो अब धीरे धीरे, मतलब अब थोड़ा सा रेनेसां के पीरियड में हम लोग देखते हैं कि दो चीजें जो है वो सब कुछ बदलने लगती है। ठीक है, तो कल मुझे जिनका नाम याद नहीं आ रहा था वो थे कोपरनिकस। तो कोपरनिकस कौन है? कोपरनिकस तो सबसे पहले तो देखो, जैसे ही रेनेसां आता है, तो पहले तो मैंने आपको बताया कि चर्च का थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन शुरू होने लगता है एक रीजन की वजह से। ठीक है, सबसे पहला रीजन था ब्यूबोनिक प्लेग। ठीक है, और ब्यूबोनिक प्लेग जो है उसने लगभग 1/3 इसी को, इनफैक्ट यूरोप के इतिहास में ब्लैक डेथ के नाम से भी कहा जाता है, 1/3 पॉपुलेशन जो है वो खत्म कर दी यूरोप की। 1/3 पॉपुलेशन खत्म करने का अलग अलग मायना बनता है। अच्छा, मजेदार बात है, ये जो फादर हैं, ये जो बिशप्स हैं, वो खुद भी इस प्लेग के चपेट में आकर के मरे थे। और इन लोगों ने, अब लोगों ने सवाल करना शुरू किया कि अरे, तुम तो बोले थे कि भाई भगवान ऑल पावरफुल है, हम लोग भगवान के बच्चे हैं, तो तुम लोग क्यों मर रहे हो? तुम तो सिनर्स नहीं हो ना, हम लोग सिनर्स हैं, हम लोग सिनर्स हैं, तुम तो भगवान के बच्चे हो यार, तुम क्यों मर रहे हो? और दूसरी बात है कि भगवान ऐसा क्यों कर रहा है? अब कुछ कुछ लोगों ने एक और सवाल खड़ा कर दिया। बोले अगर, अगर पोप के पास में ये पावर है, बिशप्स के पास में ये पावर है कि वो तुमको परगेटरी में पैसे लेकर के पुण्य अदा कर सकता है, तो फ्री में क्यों नहीं करते तुम? आफ्टर ऑल आपको अच्छा बनना है। अच्छा इंसान कौन है? सीधा सा सवाल है ना। मैं ये कहता हूं, तुम अगर मेरी कोई बात भगवान तक पहुंचाना चाहते हो, या मेरे पुण्य जो है वो तुम ऊपर तक पहुंचाना चाहते हो, ठीक है, कि हम लोग जो है वो पेनेंस करें, हम लोग जो है वो उपवास करें, उससे सब तो पुण्य जा ही रहे हैं। बट अगर पैसे लेने के बाद में फादर के पास में या फिर बिशप्स के पास में ये पावर है कि वो पुण्य और ऊपर भेज सकता है, तो तुम फ्री में क्यों नहीं कर रहे हो? ये तो तुमने पहले ही कर देना चाहिए, सबको हेवन में डालो ना। तो मैं उस जगह पे होता तो मैं तो यही करता। तो ये ब्लैक डेथ ने बहुत एकदम गड़बड़ की। और मजेदार बात है, ये ब्लैक डेथ, इसके पीछे पता है क्या रीजन था? इसके पीछे रीजन था कि क्रिश्चियनिटी के अंदर में उस समय में जो ब्लैक कैट्स हुआ करती थी ना, काली बिल्ली, उन काली बिल्ली को विच माना जाता था,
यानी कि चुड़ैल माना जाता था। और उनका ऐसा था कि काली बिल्ली को दे यूज टू हेट। अब बहुत अलग अलग इनके नियम कानून हुआ करते थे। अब ये काली बिल्ली की वजह से हुआ क्या कि सारी, फिर काली बिल्ली दिखी तो उसको मार देते थे। बिल्ली किसको खाएगी? चूहे को। बिल्ली नहीं, चूहा ज्यादा। चूहा ज्यादा, ब्लैक डेथ। ठीक है। एनीवेज, दूसरा, मैंने आपको बताया रेनेसा का पीरियड आया। अब जब रेनेसा का पीरियड आया तो थोड़ी सी चर्च की अथॉरिटी अब और थोड़ी ढीली होने लग गई। क्योंकि रेनेसा ने, अब तक जो तुम पढ़ाई करते थे ना, सिर्फ भगवान 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 भगवान। और एज आई सेड कि एजुकेशन भी लिमिटेड था ना, सिर्फ कुछ ही लोगों तक, प्लस जानबूझ करके उसको लैटिन भाषा के अंदर में पढ़ाया जाता था। कॉमन लैंग्वेज के अंदर में कुछ भी नहीं चल रहा है। मतलब अब जस्ट इमेजिन करो, मैं जो भी बातें कर रहा हूँ उसे संस्कृत में बातें कर रहा हूँ। कॉमनर्स को कैसे समझेगा? कॉमनर्स की वो भाषा नहीं है। तो पहले ही, अब तो तुमने कुछ भी लिख दिया, बाइबल में कुछ भी लिखा हुआ है, ये सब चल रहा है उन लोग अपने हिसाब। अब रेनेसा जब हुआ, मेडिसी फैमिली ने जब ये सब फंडिंग वगैरह की, ये सब जब बुक्स वगैरह संभाल करके रखी, तो उन सब से, ये रेनेसा से लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया वापस से। और क्वेश्चन करते समय में अगेन, कोपरनिकस ने सबसे पहली बार इस चीज को ऑब्जर्व किया। उन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है वो सेंटर में नहीं है, सेंटर के अंदर में सूर्य है। और सूर्य के आजू बाजू में अलग अलग ग्रह घूम रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग अर्थ। कोपरनिकस ने ये बोल दिया, इसके लिए उसको जिंदा जला करके मार दिया गया। कोपरनिकस को बोला या तो ये सब वापस लो, क्योंकि ये जो बाइबल है उसके अगेंस्ट में जाता है। बाइबल के हिसाब से अर्थ, पहली बात तो फ्लैट है, और दूसरी बात है कि अर्थ सेंटर में है और अर्थ के इर्द गिर्द में सब कोई घूमते हैं। ये सब कुछ ऐसा ही है। तो अब जो है वो कोपरनिकस मरता है। लेकिन रेनेसा में ही ये मेडिसी फैमिली ने एक और बंदे को सपोर्ट किया था जिसका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो ने इसी रिसर्च पर आगे बढ़ करके काम किया। टेलीस्कोप बनाया, टेलीस्कोप से उन्होंने ये प्रूव किया कि ये वाली बात सही है। बट अगेन, इसको भी इस तरीके से बैनिश वैनिश करने वाले थे, प्रॉब्लमेटिक होने वाला था। लेकिन इससे बोला भाई माफी मांग ले, थोड़ी माफी मांग ली, और प्लस मेडिसी फैमिली का थोड़ा इन्फ्लुएंस था इसलिए वो बच भी गया। और धीरे धीरे फिर उसमें और थोड़ी सी इंक्विजिशंस वगैरह बड़ी लोगों के अंदर में, और ये सब हुआ। और कॉन्स्टेंटिनोपल के, और तीसरा मैंने आपको बताया, कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो हारने की वजह से फिर समुद्री रास्ते ढूंढने लगे लोग। तो सबसे पहले जो है वो कोलंबस निकला। ठीक है, कोलंबस निकला, वो बोला कि भाई देखो, अगर इस बात को मान लूं कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, तो हमें इतना पता है कि इंडिया जो है वो हमारे राइट में है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस रूट से तो जा नहीं पा रहा हूं, लैंड के रूट से, तो मैं क्या करूं, मैं इधर से घूम करके जाता हूं, ऐसे घूम करके आऊंगा तो मैं इंडिया ही पहुंच जाऊंगा। तो कोलंबस निकला, लेकिन उसको मिला क्या? अमेरिका। फिर कोलंबस के बाद में हम लोग देखते हैं वास्को द गामा। तो वास्को द गामा जो है फिर वो पूरा ऐसे अफ्रीका का चक्कर लगा करके लोगों की मदद से इंडिया तक पहुंचता है। अच्छा, इसको इंडिया की डिस्कवरी बोलते, बोले इंडिया को किसने डिस्कवर किया था? वास्को द गामा ने। अरे पगले, इंडिया पहले से ही था, तो क्या डिस्कवर करता है हमको? समुद्री रास्ता तूने ढूंढा था, उसमें से भी सिर्फ तेरा बड़ा काम था कि तूने केप ऑफ गुड होप को जो है वो पार किया था। बाकी कोई तेरा बड़ा काम नहीं है। केप ऑफ गुड होप को पार करके मेडागास्कर तक जैसे ही इन लोग पहुंचे, मोजम्बिक वगैरह जैसे ही इन लोग पहुंचे, वहां तो फिर अरब ट्रेडर्स थे ही, वो लोग डायरेक्ट लेकर के आ गए तुमको। ये वास्को द गामा। और फिर मेगलन करके एक बंदा है जिसने फिर पूरे पृथ्वी के चक्कर लगा करके वो आया, सक्सेसफुली आया और प्रूव किया कि सच में पृथ्वी जो है वो गोल है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो धीरे धीरे यहां से शुरू होती है। ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरा ट्रांजिशन का पीरियड है। और इस समय में मेकियावेली को अगर हेट है, तो वो इन एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट, ये नोबल्स, ये लड़ते हुए किंग्स, ये सारे का सारा चर्च, जब पूरा का पूरा करप्शन ही तुम्हारे समाज के अंदर में फैला हुआ है। अब बिल्कुल मजा नहीं आ रहा मेकियावेली को। एक तो इज्जत नहीं है, तो उसने अब जो है वो सीजर को ढंग से देखा हुआ है, उसने अपने सिचुएशंस देखी हुई है, और इन सब को सोच करके तो अब धीरे धीरे क्या होता है, तब तक 14 साल के बाद में उसकी पावर चली जाती है।
उसकी पावर जाने के बाद में मेडिसी फैमिली वापस आ जाती है। तो जो मेडिसी फैमिली के अगेंस्ट में जो रिवॉल्ट हुआ था, वो 14 साल बाद में वापस से मेडिसी फैमिली इस्टेब्लिश हो जाती है, वापस पावर में आ जाती है। वो पावर में आते ही फिर अगेन इसके ऊपर आरोप आरोप लगते हैं, इसको अरेस्ट वगैरह करते हैं। बट ये बोलता है जान दो, मैं माफ कर दो मेरे को। ये एक फार्म पे चले जाते हैं एकदम छोटे से, और फार्म पे जाकर के बुक लिखता है जिसका नाम है द प्रिंस, और उसके अंदर में वो अलग अलग एडवाइसेस लिखता है। अब एक खतरनाक बात बताऊं आपको, ये जो प्रिंस नाम की जो बुक है, ऐसा एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि इट वाज रेज्यूमे ऑफ मेकियावेली, रेज्यूमे फॉर एप्लीकेशन एट द जॉब। कौन है रूलर्स? मेडिसी फैमिली। मेडिसी फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए और उनको बताने के लिए कि भाई देखो, मेरे को पता है मैं अभी भी तुम्हारे लिए वैल्यूएबल रहूंगा। मैं जिस तरीके से रिपब्लिक में वैल्यूएबल था, ऐसे ही तुम्हारे लिए भी वैल्यूएबल रहूंगा। एक बात बता देता हूं, मैकियावेली सबसे नॉन करप्ट पर्सन था। ऑब्वियसली कुछ लोग जो है वो बोलते हैं कि चाणक्य जो है वो इंडियन मैकियावेली है। मैं उल्टा बोलता हूं, मैं बोलता हूं चाणक्य इंडियन मैकियावेली नहीं है, मैकियावेली यूरोपियन चाणक्य है। पहले कौन आए? सही बात है ना, पहले चाणक्य आए। तो अगर पहले चाणक्य आए हैं या कौटिल्य आए हैं, तो चाणक्य का ही नाम कौटिल्य भी है। तो अगर वो आए हैं तो फिर कौन क्या हुआ? मैकियावेली इज यूरोपियन कौटिल्य, बराबर है ना? है कि नहीं? तो ऐसा ही, तो इस तरीके से तो वो भी जैसे चाणक्य और या फिर कौटिल्य जिनको कहते हैं, बिल्कुल भ्रष्ट नहीं थे। करप्शन उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, ऐसे ही इसको भी कभी पसंद नहीं था, इसने कभी करप्शन नहीं किया। इनफैक्ट करप्शन से हेटेड थी इसको। इसीलिए तो वो चाहता था मेरा देश बने, लेकिन उसके रास्ते में चर्च और ये एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो है वो हर बार आता है, एंड दैट इज व्हाई ही वांटेड कि सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट हो। एंड इसीलिए इसको फादर ऑफ यूरोपियन सेक्युलरिज्म भी कहा जाता है। अब उसकी बुक इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गई बाद में कि इनफैक्ट चर्च ने उसकी बुक ही बैन कर दी। जबकि ये क्या था, रेज्यूमे था मेडिसी फैमिली के लिए कि देखो भाई, मैं अभी भी काम का हूं, बट एनीवेज ये अपनी अलग अलग एडवाइजेस जो है वो देते हैं। और इनके मेथोडोलॉजी के अंदर में ही सेज कि हमको हिस्टोरिकल और एम्पिरिकल अप्रोच रखना है, एंड लेट अस आल्सो फोकस मोर ऑन साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री। वो इंडक्टिव अप्रोच के प्रणेता हैं। इंडक्टिव अप्रोच सबको पता है, बताया मैंने, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस, जनरल कंक्लूजन। और प्लेटो जैसे जो थिंकर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डिडक्टिव वाले, कि उन्होंने पहले ही एक एजम्पशन कर दिया है और उसके फिर एग्जांपल दे देते हो आप लोग। ठीक है, तो ही सपोर्ट्स इंडक्टिव रीजनिंग, और इंडक्टिव रीजनिंग से उन्होंने व्हाट इज पर फोकस करने वाले लोग हैं कि भाई क्या होना चाहिए, व्हाट इज। और डिडक्टिव में यूजुअली व्हाट ऑट टू बी पर फोकस करते हो कि देखो ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा। एनीवेज, फिर हम लोग जो है वो आते हैं इनकी अलग अलग एडवाइसेस के ऊपर में। मेजरली इंडक्टिव, क्योंकि वो भी व्हाट इज पर ज्यादा फोकस करने की बात करते हैं। बट कुछ कुछ उनके आपको डिडक्टिव भी दिखेंगे कि भाई जैसे स्टेट इज प्रायर टू मैन, वैसे टाइप। हम्म? और कंप्लीटली कोई भी याद रखो, 100% कोई डिडक्टिव या इंडक्टिव नहीं होता है, हर बार आपका मिक्सचर जो है चलता ही रहता है जिंदगी में। फर्स्ट एडवाइस इज अबाउट नेचर ऑफ प्रोफेशन, कि तुम्हारा प्रोफेशन जो है वो कैसा है। तो एकदम पॉलिटिक्स के अंदर में सिंपल सी बात कहते हैं, ठीक है। हम्म। पॉलिटिक्स के अंदर में सिंपल सी बात करते हैं कि भाई नेचर ऑफ प्रोफेशन कैसा है, तो वो कहते हैं कि हमारा प्रोफेशन ही बीइंग बैड है। तो डोंट ट्राई टू फाइंड गुडनेस इनटू इट। इफ यू विल ट्राई टू डू दैट, यू विल नॉट ओनली ब्रिंग योर डाउनफॉल बट ऑल्सो द नेशन स्टेट्स डाउनफॉल। तो बोले लर्न दैट कि पॉलिटिक्स इज अबाउट बीइंग बैड, पॉलिटिक्स इज अबाउट बीइंग, यू नो, लर्न हाउ टू बी बैड। कैसे बुरे साइड की तरफ में हम लोग देखे, वो ध्यान दो, वो ध्यान दो। वो कहते हैं, क्लियरली कहते हैं, हमको व्हाट इज पर फोकस करना rather देन व्हाट ऑट टू बी। आज तक सारे जितने भी थिंकर्स आए हमको सिर्फ व्हाट ऑट टू बी सुना करके गए हैं। एक अच्छे क्रिश्चियन बनो, एक अच्छे इंसान बनो। अरे भाई जो है वो है,
इट इज अबाउट पावर, पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर, बस बात खत्म। और पावर के लिए इफ यू हैव टू बिकम बैड देन बी बैड। अगर तुम बैड नहीं बनते हो, ओके, तो मैन हु विशेस टू मेक प्रोफेशन ऑफ गुडनेस इन एवरीथिंग मस्ट नेसेसरली कम टू ग्रीफ अमंग सो मेनी हु आर नॉट गुड। एंड नहीं किया तो तुम लोग सिर्फ तुम्हारा ही नहीं तो पूरे नेशन का भी डाउनफॉल तुम लोग लेकर के आओगे। बोले तुम लोग समझोगे, थोड़ी देर बाद समझोगे। तो इसीलिए लुक एट द डार्क साइड ऑफ द पॉलिटिक्स। डोंट लर्न हाउ टू बी गुड, रादर लर्न हाउ टू बी बैड। और ये कितना ज्यादा एक्यूरेट है किसी भी पॉलिटिक्स को देखने से। ट्रम्प, पॉलिटिक्स इज अबाउट बीइंग बैड। पॉल ट्रम्प को देखते ही हमको सिर्फ बीइंग बैड की ही याद आती है। जितने हम लोग बाहुबली है, जितने पॉलिटिशियंस है, आप सबको देख लो, हर किसी का कुछ ना कुछ एकदम बीइंग बैड चल ही रहा है। क्योंकि अच्छे रहोगे तो तुमको तो कच्चा चबा करके लोग खा जाएंगे। तो पहली एडवाइस है, नेचर ऑफ प्रोफेशन, पॉलिटिक्स इज अबाउट बीइंग बैड। सेकंड एडवाइस, ठीक है, तो अब इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं लोग, जिसमें सबाइन इज द फर्स्ट पर्सन। सबाइन बोलते हैं कि ही इज नैरोली डेटेड एंड नैरोली लोकेटेड। तो सबाइन कहते हैं कि मैकियावेली जो है, तो उनके ये जो आइडियाज है वो इसलिए हैं, रीजन बीइंग उनके टाइम एंड स्पेस के अंदर में ये सब हो रहा था। हैड ही बिलोंग टू सम अदर टाइम, उनके ये आइडियाज नहीं आते थे, वो अलग आइडियाज देते थे। जबकि हम जो मेकियावेली को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सबाइन, उसको हम वापस क्रिटिसाइज करते हैं। हम बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेकियावेली के आइडियाज के अंदर में यूनिवर्सल रेलिवेंस नहीं है। देयर इज सम रेलिवेंस, एंड है ही ना। आप लोग देखो, हम लोग कहते हैं कि इट इज आयरनी दैट यू नो everybody does what Machiavelli suggests, but nobody recognizes himself or herself as Machiavellian. कोई नहीं बोलता है कि भाई आई एम Machiavellian। ओके, सेकेंड एडवाइस इज अबाउट ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर क्या है? वो बोलता है कि देखो तुमको बताता हूं मैं, साइकोलॉजी की स्टडी करो, हिस्ट्री की स्टडी करो। हिस्ट्री और साइकोलॉजी को समझने के बाद में यू विल अंडरस्टैंड दैट मैन इज अनग्रेटफुल, डिसीटफुल, कावर्ड, फिकल माइंडेड, एवरेशियस, एहसान फरामोश है, धोखेबाज है, डरपोक है, अस्थिर है, लालची है। इंसान ऐसा ही है, इंसान ऐसा ही है। कुछ भी कर लो, थ्रू आउट द हिस्ट्री ह्यूमन ऐसा ही रहा है। धोखा देने में माहिर है, जब भी मौका मिलेगा ऐसा वो करेगा। अगेन वो सीजर का ही एग्जांपल देगा, है कि नहीं? वो बोलेगा हमने लोगों के ऊपर में ये किया हो गया, सब भूल जाएंगे। बोले कितना भी तुम एहसान कर लो। तो वो बोलता है कि देखो, इन सब से तुम डर मत जाओ, इन सबको तुम यूज करो, अपने लिए यूज करो। कैसे यूज करना है? वो बोलता है कि मैन इज अनग्रेटफुल, इसका मतलब है कि मैंने जो फेवर किए हुए हैं वो तुम भूल जाओगे। तो फेवर जो है वो सारे के सारे एक साथ मत करना, धीरे धीरे करना। आज थोड़ा किया, कल थोड़ा किया, ताकि उसको याद रहे कि देख मैं हूं, इसलिए ये सब चल रहा है। तो फेवर अगर करने गए तो एक साथ मत करना, आप जो है वो ग्रेजुएट फेवर करते रहो। इसीलिए पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, लाडली बहन योजना के स्कीम में जो लास्ट ट्रांचे हैं वो जस्ट इलेक्शन के पहले रिलीज करते हैं। एक दो तीन ट्रांचे जो है वो इस तरीके से आते हैं ताकि तुमको याद रहे कि भाई हाँ, लाडली बहन योजना में पैसा आया था हमको। जो भी स्कीम इंप्लीमेंट करनी हो, जस्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बस थोड़ा सा पहले इन लोग शुरू करते हैं। क्योंकि मैन इज अनग्रेटफुल, मैन इज डिसीटफुल, धोखेबाज है। जब भी उसके इंटरेस्ट डिमांड करेंगे वो धोखा देगा। तो ठीक है ना, धोखा देगा, सही बात है। तो प्रिंस ने दूसरे आदमियों को यूज करना है उनको धोखा देने के लिए। धोखेबाज है, गुड, इसको यूज में करो, मैनिपुलेट करो उसको। तीसरा, मैन इज कावर्ड, मैन इज फियरफुल। मैन बहुत डरपोक है, और मैन को डर जो है वो उसकी प्रॉपर्टी का है। क्यों? क्योंकि देखो, प्रॉपर्टी से ही तुमको क्या मिलता है? प्लेजर मिलता है। और सबको किस चीज से दुख है, दर्द है? ये प्लेजर खोने का। वाई डू यू वॉन्ट प्रॉपर्टी? बस ये प्लेजर चाहिए तुमको, मतलब, है ना? पैसा क्यों चाहिए तुमको, प्रॉपर्टी क्यों चाहिए तुमको? रीजन इज यू वॉन्ट, यू नो, प्लेजर। वो तो है ही। अच्छा, इसी के साथ में, अब अगर ये प्लेजर तुमको लेना है तो प्रॉपर्टी तो तुम चाहते ही चाहते हो, उसके अलावा तुम लोग लाइफ भी तो चाहते हो ना। सोचो, तुम्हारी लाइफ ही अगर नहीं रही तो तुम क्या करोगे?
ना ये प्रॉपर्टी ना ये प्लेजर तुम लोग कुछ नहीं करोगे, तुम्हारी पर्पस ही तुम लोग फुलफिल नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारी लॉस ऑफ लाइफ का सबसे बड़ा फियर है। क्योंकि अगर लाइफ खत्म तो प्लेजर खत्म। तो वो क्या करता है, वो कहता है कि प्रिंस शुड कन्विंस सब्जेक्ट दैट ओनली ही कैन गारंटी सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं ही तुमको बचा सकता हूं, ये तुम करते रहोगे, मैन जो है वो तुम्हारे साथ में रहेगा। डरा के रखो लोगों को कि अगर ये पावर में आ गया तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। मैन इज फिकल माइंडेड। फिकल माइंडेड मतलब अस्थिर बुद्धि का है, आज यहां तो कल वहां। तो अगर मैन जो है वो प्रिंस के अगेंस्ट में अगर जा सकता है, तो उसको वापस अपने साइड भी ला सकता है। बस लालच देते रहो। और मैन जो है वो एवरेशियस है, लालची है, सबसे इंपॉर्टेंट तो एवरेशियस मतलब उसको पॉजेसिव बहुत है मैन, मटेरियलिस्टिक बहुत है। तो मैन को अपनी वाइफ पसंद है, मैन को अपनी प्रॉपर्टी पसंद है, और वो बोलता है कि इसीलिए प्रिंस ने कभी भी किसी की प्रॉपर्टी कन्फिस्केट नहीं करनी है। और एक बात ध्यान रखना, किसी भी आदमी की औरत पर हाथ मत डालना। क्योंकि एक बार अगर तुमने किसी के बाप को मार दिया ना, वो तुमको माफ कर देगा। बट अगर प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर दी या उसकी औरत को अगर तुमने हाथ लगाया, तो वो माफ नहीं करेगा। फिर फिर वो एंगर नहीं बच जाता है, ये जेलसी नहीं बच जाता है, फिर वो बदला लेने की भावना बचती है। और बदला लेने की भावना ऐसी होती है जिसमें अगर मेरा भी नुकसान होता है तो फिर उसको फर्क नहीं पड़ता है। बदले की आग मत आने दो बस। बदले की आग अगर आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। तो वाइस प्रिंस एग्जीक्यूट्स रादर देन कॉन्फिस्केट, कि प्रॉपर्टी कभी कॉन्फिस्केट नहीं करनी है। एग्जीक्यूट कर दो, आदमी को मार दिया तो चलेगा, बट कॉन्फिस्केट नहीं करना है। ओके। एंड प्रिंस शुड अलाउ मैन टू मैक्सिमाइज देयर मटेरियल गेन। जितना ज्यादा पैसा कमाते उतना तुमको उल्टा मजा है, उनको मजा आएगा, और उन लोग तुमको चाहेंगे कि यही राजा बना रहे, क्योंकि आदमी लालची है आफर। और वो कहता है कि इसीलिए वो अपने फादर का लॉस भूल जाएगा, वुमन का लॉस भी नहीं भूलेगा। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी का लॉस नहीं भूलेगा, वुमन का लॉस नहीं भूलेगा। इसीलिए आप लोग ध्यान रखो। तो इन सब से, ये जो सभी चीजों के डिस्क्रिप्शन से अगर हम लोग देखें, तो अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, मैन कैसा है, सेल्फिश है, मैन मटेरियलिस्टिक है। ओके। और कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे जो एक कैपिटलिस्ट क्लास जो इमर्ज हो रहा है, ठीक है, ये उसी को दर्शाता है। फिर अगली तीसरी जो एडवाइस है, ओके, तो इसका आप क्रिटिकल इवैल्यूएशन ले सकते हैं कि भाई सच में मैन जो है वो इतना बुरा है या थोड़ा बहुत अच्छा भी एलिमेंट है उसके अंदर में। तो हम लोग बता सकते हैं कि देखो, जो भी मैकियावेली ने कहा वो वन साइडेड व्यू है, नो डाउट इन इट। मतलब पूरी तरीके से हम लोग ऐसे हैं क्या? नहीं है, हमारे अंदर में करुणा भी है, हमारे अंदर में दूसरों के लिए जो है वो कहीं ना कहीं एम्पैथी है, सिंपैथी है। तो इसलिए फिर वन साइडेड व्यू है। और भले ही वो साइंटिफिक बातों करने की दावा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानबूझ करके वो सिर्फ ऐसे ही एग्जाम्पल उठाता है जो उसकी थियरी को सपोर्ट करते हैं, और ऐसे एग्जाम्पल पूरी तरीके से रिजेक्ट करता है जो उसकी थियरी को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो कहते हैं कि थोड़ा सा ऐसा है कि वो जानबूझ करके ऐसे एग्जाम्पल छोड़ देता है। तो थोड़ा सा पार्शली करेक्ट है, ऐसा हम लोग कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आता है थर्ड एडवाइस, एंड वो है इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन टू बी लव्ड। वो कहता है कि दो पॉलिसीज है अपने पास में, एक है फियर और एक है लव। राजा को किस पे रिलाय करना चाहिए? वो बोलता है पहली बात तो दोनों पे रिलाय करो। कहीं पर भी मैकियावेली ने ये नहीं कहा कि सिर्फ और सिर्फ फियर यूज करो। मैकियावेली कहता है दोनों यूज करो, कि लव भी होना चाहिए, फियर भी होना चाहिए, बट वो साथ में एक बात बताता है। वो कहता है कि कभी अगर किसी चीज पर रिलाय करना पड़े तो इट शुड बी फियर, बिकॉज पीपल लव एट देयर ओन विल, बट दे फियर एट द विल ऑफ द प्रिंस। सीधी सी बात है, आप लोग ही हो। मैंने कहा कि वो जरा शेयर वगैरह कर दो, लिंक वगैरह। अब आप लोग जो है वो अपने विल पर मुझसे प्यार करके उसको शेयर करोगे नहीं करोगे, किसी को है कि नहीं, नहीं अरे नहीं, चंदन के मन में नहीं, नहीं मेरे को सर बहुत पसंद है यार, इसलिए उसने वो मेरी वेबसाइट की लिंक हर तरफ में डाल दी है, देखो देखो भाई, जो जो यू सीरियसली यूपीएससी करना चाहते हैं वो सब लोग करो। उसके मन में मेरे लिए प्यार है इसलिए वो कि नहीं नहीं सर का अच्छा होना चाहिए, वो करेगा।
बट इज इट एप्लीकेबल फॉर एवरीवन? आंसर इज नो। तुम लोग तुम्हारी इच्छा से करोगे, और तुम्हारे मन छोड़ना यार क्या है, मैंने देख लिया, मेरे को पता है, बस हो गया। दूसरों को क्या करना है मेरे को? मेरे को क्या करना है? अभी सर का हर हर एक चीज तो मैंने लिया नहीं अपने सर पे कि भाई सर का हर एक चीज में प्रमोट करूं। नहीं करोगे। बट वही अगर मैं फियर क्रिएट करूं आपके मन में कि ये जो जो नहीं करेगा वो यूपीएससी कभी क्लियर नहीं तब सडनली क्या हो गया कि यू विल फियर एट माई विल। बराबर है। यू विल फियर एट माई विल नाउ। तो वो बोलता है कि इफ यू हैव टू रिलाई, तो रिलाई ऑन फियर, बिकॉज ये मेरे विल से जनरेट होगी, वो मेरे से रेगुलेट होगी। लव एट देयर ओन विल, बट फियर एट माई विल। और इसीलिए तुम जो है वो एकदम रुथलेस पावर यूज करो, और फियर वाली जो पॉलिसी है उसको ज्यादा यूज करना, कि लोगों के मन में डर होना चाहिए। जानबूझ करके राजा के अगेंस्ट में जाओगे तो क्या होगा? ठीक है। तो वो यही कहता है कि हार्ड पावर है, सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर जो है वो पावर ऑफ अट्रैक्शन होती है, हार्ड पावर जो है वो पावर ऑफ कोर्जन होती है। ओके। दोनों का यूज आना चाहिए प्रिंस को, याद रखना, मैं वापस बोल रहा हूं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो फियर पे ही कंप्लीट एकदम चलाना है, वो भी नहीं करना है। लेकिन लव की पॉलिसी इज कंप्लीटली नॉट रिलायबल, बिकॉज पीपल फियर एट द विल ऑफ द प्रिंस। ओके। और जब भी जरूरत पड़ेगी तो आप लोग इसको यूज करोगे। ओके। अगर लव की पॉलिसी अडॉप्ट करते हो तो ग्रेजुअल रखना। क्यों? क्योंकि मैन इज अनग्रेटफुल, भूल जाएगा। तो थोड़े थोड़े टाइम पर ना उनको याद दिलाते रहो कि देखो हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है। और एक मजेदार बात है, फोर्स जब यूज करो, कंप्लीट फोर्स यूज करो। और फोर्स यूज करते समय में सबऑर्डिनेट से यूज करना, प्रॉक्सी से यूज करना, ना कि खुद करना। हेट्रेड तुम्हारे तक नहीं आनी चाहिए, हेट्रेड नीचे वालों से आनी चाहिए। समझे? डंडे मारने पुलिस से मरवाओ कि पुलिस ने मारे, पुलिस ने मारे। ठीक है। बाद में खुद ही चले जाओ कि अरे पुलिस, ये नहीं करना चाहिए था आपको। तो जो भी आप लोग कर रहे हो ये करो। और अगेन वो कहता है कि किसी को भी रिवेंज लेने के लिए जिंदा मत छोड़ना। रिवेंज इज सच अ पावरफुल सेंटिमेंट। बदला लेना सच अ पावरफुल सेंटिमेंट है कि इंसान को फिर उसमें फर्क नहीं पड़ता है, उसका जिंदगी तहस नहस हो रहा है ना तो भी उसको उसको फर्क नहीं पड़ता है। उसको और कुछ दिखता ही नहीं है ना। रिवेंज लोगों के रीजन पे काम करता है। रीजन को पूरा का पूरा, मतलब इमोशंस जो है उसको पावरफुल बना देता है, रीजन को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और इसीलिए वो बोलता है कि अगर तुम किसी से बदला ले रहे हो या किसी को अगर तुम पनिश कर रहे हो, फोर्स यूज कर रहे हो, तो कंप्लीट फोर्स यूज करना, रिवेंज के लिए उसको छोड़ना ही मत। और ये उसने कहां से सीखा? सीजर से। वो बोला भाई चारों को बुलाओ जरा, खत्म कर दो। खत्म नहीं किया होता, वो कभी ना कभी रिवेंज के लिए हमेशा रेडी रहते, अपने को खत्म करने के लिए। और ये खुद बात सीजर भूल गया जब पोप बनाने की बारी आई, जब वो बीमार चल रहा था। वो बीमार था, ये भी एक रीजन था कि उसने ज्यादा अपोज नहीं किया, कि उसने फिर उसको, उसका जो कॉम्पिटिटर था उसको बना दिया, और वो पावर में आते ही फिर उसने इसकी बैंड बजाई फुल। ठीक है। तो वो बोलता है कि रिवेंज लेने के लिए एनिमी को मत छोड़ना, आप लोग जो है उसको कभी जिंदा ही मत छोड़ना, पूरा खत्म कर देना, मार देना। कोई माफी वाफी रखना मत, रखोगे तो तुम ही बाद में पछताओगे। ठीक है। नेक्स्ट वो बोलता है कि यू शुड हैव पावर ऑफ बोथ फॉक्स एंड लायन। लायन इसलिए क्योंकि पूरे संसार में सिर्फ भेड़िए ही भेड़िए हैं। ठीक है। तो उन सब से बचने के लिए मतलब यू मस्ट हैव करेज। ठीक है। और मतलब तुम खुद को डिफेंड कर सको, इसलिए लायन की पावर। और कनिंग तुमको बनना पड़ेगा, तुम्हारे कोर्ट के अंदर में इंटरव्यूज चलती रहेंगी, कंस्पिरेसीज चलती रहेंगी, वो तुमको ध्यान में रखना है। तो तुम्हारा जो क्या कहते हैं जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है उसको भी स्ट्रांग रखना। तो फॉक्स जैसे चालाक भी रखना। तो सिर्फ एकदम ऐसे ऐसे ही लड़ने जा रहे हो ऐसा कुछ नहीं। वो बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस बोलते देखो भाई हार रहे हैं ना, कोई बात नहीं, हार मान लेना थोड़ी सी। अगर कभी लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते अब जरूरी नहीं कि जीतोगे।
तो इट्स ओके, सरेंडर मान लेना भाई, माफ कर दे भाई, तू महान, तू महान, छोड़ना। बाद में फिर कोशिश करो कि कैसे अपनी पावर बढ़ाओ और उसको खत्म करें। लेकिन हार रहे हो तो बहुत प्रैक्टिकल आदमी है, बोले फॉक्स एंड लायन जैसे रहो। दोनों ताकत अपने पास में होनी चाहिए, फॉक्स का कनिंगनेस और लायन की स्ट्रेंथ। आज भी हर एक कंट्री यही फॉलो करती है। हम लोग मिलिट्री के फॉर्म में अपनी लाइन की पावर दिखाते हैं, और रॉ जैसे जो हमारे एलिमेंट है वो हमारी इंफॉर्मेशन नेटवर्क को दिखाते हैं। आईबी जैसे जो हमारे नेटवर्क है, आईबी रॉ, इन सब से हम लोग फॉक्स जैसे काम कर रहे हैं, कनिंग काम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। ऑपरेशन मेघदूत किसी ने सुना है? हम्म, सुना है क्या हुआ था? 1984 में हमने एक ऑपरेशन मेघदूत परफॉर्म किया था। होता यह है कि रॉ एंड आईबी के जो हमारे लोग हैं, वो लोग लंदन में एक एक्टिविटी करते हुए देखते हैं, खास करके जो पाकिस्तानी आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं उनकी। बोले क्या हो रहा है? तो उस समय वो देखते हैं कि वो सडनली हाई एल्टीट्यूड पर सपोर्ट कर सके ऐसे बूट्स खरीद रहे हैं, ऐसे कपड़े खरीद रहे हैं, ऐसे वेपन्स खरीद रहे हैं। ऐसी एक्टिविटी उन्होंने ऑब्जर्व की। अब इन्होंने सोचा कि इन लोग एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं, मतलब क्या इनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो उनको पता चला कि हमारे इंडिया के एकदम नॉर्दर्न मोस्ट पोजीशन में, लद्दाख के इस वाले रीजन के अंदर में, जो सियाचिन वाला पार्ट है उस पर इन लोग कंट्रोल चाहते हैं। और सियाचिन कैसे है ना, सियाचिन थोड़ा सा ऊपर के पार्ट में है, मतलब यहां पर जो खड़ा है वो थोड़ा सा ऊपर देखोगे तो काराकोरम दिखता है अपने को, जिसमें आप चाइना पे पूरी नजर रख सकते हो। थोड़ा इस तरफ में देखा तो पूरा पाकिस्तान ने जो इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ गिलगिट बल्तिस्तान है वो भी आपको पूरा पूरा दिखता है। इस तरफ में देखो तो आपको लद्दाख भी दिखता है। मतलब एक ऐसा स्ट्रैटेजिक पॉइंट है कि जहां से तुम सब कुछ देख सकते हो। बट उस पॉइंट की एक प्रॉब्लम है कि वो हमेशा माइनस डिग्रीज में चलता है, -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक वहां पर टेम्परेचर जाता है। जस्ट इमेजिन करो कैसे तो वहां पर तुम जाओगे, कैसे तुम सरवाइव करोगे। आज भी इंडिया वहां पे सरवाइव करते हैं, हमारे बहुत सारे जवान सियाचिन की ग्लेशियर पर सरवाइव कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो होता यह है कि जब देखते हैं कि यही एक एरिया है जो शायद से पाकिस्तान चाहता है कि अब कब्जा ले और वहां से वो स्ट्रैटेजिक पोजीशन से, क्योंकि इतने -50 डिग्री सेंटीग्रेड वगैरह के वॉरफेयर की चीजें आपको इसी चीज के लिए लगेगी। इंडिया के फॉक्सेस को ये वाली बात पता चली, उन्होंने अपने लायंस को भेजा, फट से जाकर के 1984 में उस पर जाकर के अपना कब्जा कर लिया। आज सियाचिन ग्लेशियर पर हमारा कब्जा है, पाकिस्तान पर हो सकता था। इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ आवर इंटेलिजेंस नेटवर्क दैट हम लोग जो है वो ये काम सक्सेसफुली कर पाए। उन लोग जब तक आए तब तक उन्होंने देखा अबे ये क्या हो गया, यहाँ तो ऑलरेडी इनके अपने हाथ से बात जा चुकी है। फिर बाद में चिल्लाता है नहीं नहीं, सियाचिन ग्लेशियर एकदम इतना इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन है, वहां पे तुम लोग ऐसे रह रहे हो, गलत है, ये तो हमारा है, वगैरह वगैरह वगैरह, जो बड़बड़ करनी थी बाद में की। आज भी सियाचिन हमारा है और हम लोग पूरी तरीके से उसके कब्जे में भी है। तो अगर अपने पास में फॉक्स जैसी कनिंगनेस नहीं है तो फिर अब कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो कहता है कि प्रिंस यू शुड बी हैविंग बोथ थिंग्स, लायन एंड फॉक्स की पावर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वो बोलता है कि देखो, उसने जनरली बता दिया कि ये सब जो है वो अपने पास में होना चाहिए। एरिस्टोटल प्लेटो भी बोलते थे कि होना चाहिए अपने पास में रीजन एंड करेज, लेकिन स्पेसिफिकली आपको बताता है। इसका मतलब है कि साउंड इंटेलिजेंस एंड डिफेंस, ये दोनों चीजें आपके पास में होनी चाहिए, और इन सबको यूज करते समय में यू शुड बी कोल्ड ब्लडेड। जिसको जिसको जहां पर टपकाना पड़े टपका दो, और उस टपकाने में अगर कभी कभी किसी इनोसेंट की बलि देनी पड़ती है तो तुमको देनी पड़ेगी। धुरंधर सबने देखी है। हम्म, धुरंधर के अंदर में भी, खास करके धुरंधर 2 के अंदर में, हम लोग देखते हैं कि वो जो अपना, क्या नाम है उसका, हमजा अली, हमजा अली, और ऐसे उसका नाम जस्सी है। अब जो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ करता था, वो अंकल जिसके यहाँ पे इसने काम वगैरह करना शुरू किया था, उसका क्या नाम था? आलम। तो वो आलम जो है, अगर आप उसको वहां पर सेक्रीफाइस नहीं करते थे तो पूरा का पूरा मिशन जो है वो अनसक्सेसफुल हो जाता था।
किंग मॉरालिटी इमोरालिटी के दायरे में नहीं रह सकता है। जो आपको करना पड़ता है वो करना पड़ेगा। लार्जर इंटरेस्ट इंडिया का इंटरेस्ट है, इंडिया के इंटरेस्ट में मिशन को सक्सेसफुल बनाना है, ना कि एक व्यक्ति विशेष से प्यार करना, कितना ही तुमको प्यार करना हो। फिर उस हमजा, अली, मदारी, मजारी, उसको क्या करना पड़ता है? सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ठीक है, आलम भाई को जाने देना पड़ता है। तो ऐसा ही है कि इफ यू हैव टू बिकम कोल्ड ब्लडेड, डू नॉट हेजिटेट, मारना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। ओके। तो कौटिल्य भी इन सब चीजों की बातें करते थे। ओके, उनके भी सिमिलर ओपिनियन हुआ करते थे। और वो कहते थे कि देखो भाई, ये पॉलिटिक्स जो है, इट इज लाइक अ जंगल वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द लायन विल प्रिवेल। ठीक है। नेक्स्ट एडवाइस जो है, वो अगर हम लोग देखें, तो यहां पर आता है रीजन देतात, मतलब नेशनल इंटरेस्ट। तो वो कहते हैं कि देखो, ये सब चीजें नेशन नेशन के लिए आप लोग कर रहे हो। आप राजा बने हो तो तुम्हारी मॉरालिटी और लोगों की मॉरालिटी सेम नहीं हो सकती है। तुम रिलीजन में बिलीव कर सकते हो, लेकिन राजा वहां पर रिलीजन में बिलीव करते नहीं बैठ सकता है। यू कैनॉट हैव सेम मॉरालिटी। और यहीं पर कंसेप्ट आता है ड्यूअल मॉरालिटी का। ड्यूअल मॉरालिटी मीन्स व्हाट? ड्यूअल मॉरालिटी मीन्स कि तुम्हारी दो मॉरालिटीज हैं अलग अलग। ड्यूअल मॉरालिटी। ठीक है। मतलब मतलब जो प्रजा है, प्रजा अपनी कुछ ना कुछ मॉरालिटी रख सकती है कि नहीं, इनोसेंट लोगों की हत्या नहीं होनी चाहिए, गलत बात है। लेकिन राजा जो है, उसका ऐसा नहीं है। उसको अगर पावर में रहने के लिए कुछ इनोसेंट लोगों की बलि देनी पड़े तो देनी पड़ेगी। वो वहां पर इमोशनल नहीं हो सकता कि यार मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, उसके पास में ये ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि राजा जो है, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉरालिटी है, एक ही रीजन है उसके पास में, और वो है नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट। तो एक कॉमन मैन जो है, वो किसी प्रिंसिपल के लिए, किसी मॉरल इशू के लिए अपनी जान दे सकता है, बट राजा कैन नॉट डू सो। राजा नहीं करेगा ये सब, क्योंकि राजा के लिए सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो वो एकदम सीधा ड्यूअल मॉरलिटी का कंसेप्ट लेकर के आता है। वो कहता है कि देखो, पहली बात तो, ये जो रिलीजन की और एथिक्स की जो चीजें हैं वो पॉलिटिक्स में लाओ मत। यू हैव टू बी गुड क्रिश्चियन, यू हैव टू बी गुड पर्सन, आप ऐसे रहो वैसे रहो। वो सीधी बात करता है, एंड जस्टिफाइज मीन्स। अगर मेरा देश सुरक्षित है तो मैंने क्या मायने यूज किए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी को रियल पॉलिटिक कहा जाता है। ठीक है। वो कहता है कि नंबर ऑफ ओकेजन में ऐसा टाइम आएगा कि तुम्हारे सामने मॉरल डिलेमा क्रिएट होगा कि मैं ये करूं या नहीं करूं, कि इसमें कुछ इनोसेंट लोग फंसेंगे, मरेंगे वगैरह। वो बोलता है कि डोंट बॉदर अबाउट इट। होता ही है ना अपने साथ में। हम लोगों ने स्पाई वगैरह बना करके रखे अपने। स्पाई बनाने के बाद में ये स्पाई पकड़े गए। हम सबको पता है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को पता है कि ये स्पाई मेरा है, उसको फांसी पे भी लटकाया जाने वाला है। पर हम लोग वहां पर जाकर के ओपनली इस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि हाँ वो मेरा है, और उसको वापस भेजो करके। उसको फांसी पे चढ़ाने वाले हैं, लेकिन हम लोग नहीं जाकर के उसको बचा सकते हैं, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट में हमको क्या करना पड़ेगा, इन सब चीजों को डिनाई करना पड़ेगा। मतलब जिसने मेरे लिए इतना काम किया, आज मैं उसको मरने के हवाले दे रहा हूं। नेशनल इंटरेस्ट में ही करना पड़ेगा मुझे। अगर मैं यार, नहीं यार वो आदमी मर जाएगा, आदमी मर जाएगा तो आगे से मेरे मिशन तो सक्सेसफुल ही नहीं होंगे कभी ऐसे। और अगर मैंने एक्सेप्ट किया वो है, तो उसके कनेक्शन में जितने लोग हैं उनको पकड़ पकड़ करके जो मारेंगे वो, और फिर मेरे देश पर एक लार्जर जो थ्रेट आएगा वो। मॉरालिटी रखनी नहीं है। कुलभूषण जाधव पकड़ा गया, हमारा नहीं है। मेरे को क्या पता भाई, अब मैं इतने सब सिटीजन का थोड़ी ध्यान रखता हूं। और किसी को, आपने किसी को मरवाने के लिए यूज किया था,
पकड़ा गया, मेरे को क्या पता। पूरी तरीके से डिनाई कर देना है, मॉरालिटी आती कहाँ है। अब यही अगर तुम लोग होते थोड़ा तो बोलते हैं यार मेरे लिए उसने इतना काम किया जिंदगी में, हाँ, अब मैं कम से कम उसका या ऐसे उसको एंड मोमेंट पे छोड़ दूं। हमारी मॉरालिटी ये हो सकती है, देश की मॉरालिटी नेशनल इंटरेस्ट है। तो वो कहता है कि रीजन याद रखो, रीजन देतात मतलब नेशनल इंटरेस्ट। ये फ्रेंच वर्ड है, देतात मतलब रीजन ऑफ स्टेट। रीजन ऑफ स्टेट इज कि भाई ये सरवाइव होना चाहिए, देश टिकना चाहिए, राइट एक्शन भी लेना है, टाइमली एक्शन भी लेने हैं, और ड्यूअल मॉरलिटी बताता है। और उसमें वो कहता है कि यू नो what may be right for the prince may not be right for the ordinary citizen. Prince should not be guided by ordinary morality. ठीक है, उनकी मॉरलिटी रहने दो, वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, बट किंग अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं कर सकता है, उसकी मॉरलिटी हमेशा अलग रहेगी। फिर आगे वो एक एडवाइस और देता है, सिक्स्थ एडवाइस, एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब तक के जितने भी लोग थे ना, वो सिर्फ वर्च्यू पर फोकस करते थे कि तुम्हारी काबिलियत, तुम कैसा सोचते, तुम कैसा करते हो। बट मैकियावेली इज द ओनली लीडर हियर हु गिव्स यू एडवाइस ऑन द फॉर्च्यून ऑल्सो। फॉर्चूना का रोल देता है, वो कहता है कि देखो तुम कितना भी कर लो, फॉर्च्यून अगर मतलब किस्मत अगर तुम्हारी बुरी रही तो तुम कुछ नहीं कर सकते। और है ही मेरे केस में, तो मैं आपको बता भी देता हूं। 2016 परफेक्ट एग्जाम्पल है। मैं आईपीएस होता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2016 एक अटेम्प्ट ने सब कुछ डिस्ट्रॉय किया। जीएस के अंदर में 426 जैसे मार्क्स थे, ऑप्शनल के अंदर में 276 जैसे मार्क्स थे, ठीक है। इंटरव्यू में भी अच्छे खासे थे। सिर्फ अगर कहीं पर मेरी प्रॉब्लम हुई तो वो थे एसए के मार्क्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ 67। और उस साल में लोगों को 150 मार्क्स से एसए में, मैं सीधा 100 मार्क्स 90 मार्क्स पीछे पड़ गया। 90 मार्क्स मतलब तुम सीधा लिस्ट से ही बाहर हो फिर। अगर उस साल मुझे ये 120 भी अगर होते थे, कंफर्म आईपीएस था। प्रवीण इंगावले नाम के मेरे फ्रेंड है, ज्ञान प्रबोधिनी में हमने से साथ में ही पढ़ाई की है। ऑलमोस्ट सेम मार्क्स है हमारे सारे, ऐसे में उसको 150 है डायरेक्ट। फॉर्चूना एंड वुमन पे और डिजिटल गवर्नेंस पे ऐसा कुछ तो ऐसे लिखना था। दोनों भी मेरे फोर्टे वाले एरियाज है। तो आई डोंट नो कि अब क्या हुआ ऐसा। कोई कहता है सिर्फ एक आधी ऐसे चेक हुआ, क्या क्या हुआ, क्या पता नहीं पता क्या। एनीवेज डिस्ट्रॉइड। अच्छा, अब तुम बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि भाई अब तो हम इंटरव्यू भी दिए हैं, हम तो एकदम बहुत करीब से भी निकले हैं वगैरह वगैरह। इसके लिए 2017 की तुम प्रीलिम्स में फिर प्रिपेयर होके ही नहीं गए, ऐसे ही चले गए यार, हो जाएगा। 2017 की प्रीलिम्स ही फेल, सोचो। इंटरव्यू देके 2017 की प्रीलिम्स फेल। फॉर्चूना। एंड दैट इज द रीजन कि आई स्टार्टेड टीचिंग। तो 2017 इज द ईयर कि मैंने टीचिंग स्टार्ट की, फिर प्रॉपर पॉलिटिकल साइंस का पहला बैच वहीं से निकलता है। तो ऐसा है। एनीवेज, तो सिक्स्थ एडवाइस, वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस, कि देखो वो कहता है कि जैसे एक बार बहुत टॉरेंशियल रेन पोर हो जाए, तुमने एम्बैंकमेंट्स बना के रखे हैं, तुमने सब कुछ एकदम सेफ गार्ड्स बना के रखे हैं, उसके बावजूद भी वाटर फ्लड करके आ सकता है। वैसा ही बोले फॉर्चून का भी है, कि फॉर्चून कभी कभी हो जाएगा कि तुम्हारे अगेंस्ट में चले जाए। जैसे कि वो राजा सीजर जो था, वो बीमार पड़ गया, उसका बाप बीमार हो गया, खत्म हो गया, और वो भी बीमार होकर के खत्म हो गया। तो ऐसे मिस फॉर्चून कभी आ जाए ना, तो जस्ट बी स्ट्रांग, बी ब्रेव। मतलब ही इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑल्सो, पेसिमिस्टिक नहीं है। वो बोलता है कि बी ऑप्टिमिस्टिक, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव मैन। वो कहता है कि जस्ट लाइक वुमन लाइक स्ट्रांग मैन, ठीक है। तो जो स्ट्रांग है, अब वो क्या है, उस समय में ऐसे ही एग्जांपल देते थे कि जैसे औरतों को एकदम स्ट्रांग मैन पसंद है, ऐसे ही बोले फॉर्चून को भी स्ट्रांग मैन पसंद है। कि जो स्ट्रांग होंगे, जो ब्रेव होंगे, उन्हीं को पसंद करेगा, और फिर तुम्हारी किस्मत वापस बदलेगी बोले। ठीक है। तो वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू हिम जस्ट लाइक वुमन एम्ब्रेसेस द ब्रेव मैन, फॉर्चून ऑल्सो फेवर्स द ब्रेव प्रिंस। तो अगर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं तो उसको फेवरेबल सर्कमस्टेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। इसका मतलब है कि मेकियावेली कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्ट भी है। ठीक है। तो ये मेकियावेली के पूरे 6 एडवाइसेस हैं, जो आई होप अब सब लोगों को
पूरी तरीके से समझ में आए हैं। उसी के अलावा मैकियावेली इज ऑल्सो पर्सन जो सपोर्ट करता है कि हमारी खुद की एक नेशनल आर्मी होनी चाहिए, ना कि मर्सिनरीज। मर्सिनरीज का मतलब क्या होता था पता है? तो ये, हाँ बोलो। एग्जैक्टली exactly. मतलब मेरे को पैसे दो, आज मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, मेरे को पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। नेशनल आर्मी का मतलब होता है कि मेरे ही नेशन के लोग आएंगे। जैसे फ्रांस की अगर नेशनल आर्मी है, तो इसके अंदर में जितने भी लोग होंगे वो यूजुअली फ्रेंच लोग होंगे। ठीक है। इनको प्रॉपरली ट्रेन किया जाएगा, इनको प्रॉपरली ये सारे के सारे यू नो आर्मर वगैरह दिए जाएंगे, इनको तलवार दी जाएगी, इनके घोड़े होंगे, सब कुछ दिया जाएगा। इनको ट्रेनिंग से लेकर के इनका खाना वाना सब देखा जाएगा। प्लस इनको सैलरी दी जाएगी, और सैलरी यूजुअली कैश में दी जाएगी। ये सब अगर हो रहा है तो आपके पास में एक नेशनल आर्मी है। रोमन एम्पायर इसीलिए बड़ा बन पाया कि उसके पास में इस तरीके से खुद की सेंट्रल आर्मी थी। लेकिन जब राजा वीक हो जाता है तो उस समय में फिर क्या होगा? ठीक है, राजा जब वीक हो जाता है तो उस समय में क्या होता है? यस, राजा वीक होता है तो क्या होता है? तो सबकी सिक्योरिटी की थ्रेट होता है ना। अब देखो सीधी सी बात है, अब किसी भी कंट्री के अंदर में देख लो, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारी स्ट्रांग है तब तक सब कुछ सही है। और जब भी तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत वीक हो जाती है तो फिर जन्म लेते हैं वॉरलॉर्ड्स। वॉरलॉर्ड मतलब ये मेरा इलाका है, इस इलाके में मेरी दहशत होगी, प्लस मैं ही यहाँ का न्याय करूंगा। देख लो सीधा है। पहले के ट्राइब्स भी ऐसे ही कम करते थे। आज अफगानिस्तान की बात कर लो, वहां पे भी वॉरलॉर्ड सिस्टम है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट वीक है तो वहां पे वॉर लॉर्ड्स है। ये लॉर्ड्स डिसाइड करते क्या होगा कैसे होगा, मैं तुमको प्रोटेक्शन दूंगा, क्योंकि आफ्टर ऑल सबसे पहले तुमको क्या चाहिए? सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। सिक्योरिटी ऑफ लाइफ जो प्रोवाइड करेगा तुम उसी की बात मानोगे। इसीलिए फिर ये हम लोग जो फ्यूडल सिस्टम देखते हैं, फ्यूडल सिस्टम में भले ही किंग ऊपर है, लेकिन लोग जो हैं ये नोबल्स या लॉर्ड्स की बातें क्यों मानते हैं? बिकॉज दे वर द वन जो, ये आप लोगों ने सोचा नहीं क्या कि ये सर्फ और ये जो फ्री मैन है ये लोग इनके अंडर में क्यों काम करते बैठे इतने सालों तक, हजारों सालों तक? रीजन सिंपल है, वो लोग सिक्योरिटी दे रहे हैं भाई, जिंदगी तो जियो। आज हमको लगता है कि हाँ, आज अपने को लगता है ना कि जिंदगी जीना मतलब इसमें जिंदगी बचाने के लिए क्या तुम लोग इस तरीके की जिंदगी भर काम करो? भाई पहले तुम जिंदा रहो, ये भी बड़ी बात थी। जस्ट इमेजिन करो कि तुम जो है वो कहीं तो दारू पीने चले गए। अब ये दारू पीने जाते थे, ठीक है, इन लोग पहले से ही दारू पीते थे, और दारू का कल्चर के पीछे भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। यूरोप के अंदर में क्यों दारू का कल्चर ज्यादा है और अपने यहाँ पे कम है? ठंडी वंडी है चलो, बट उससे भी इंपॉर्टेंट एक रीजन था, वो थी ये बीमारियां। ये जो प्लेग की बीमारियां हो गई, और भी जो डिसीज होते थे, वो उन्होंने देखा कि मेजरली वाटर से होती है, पानी पीने से होती है। तो जब पानी पीते थे इन लोग देखते थे यार उस समय बीमार पड़ गया और मर गया। बट उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की, लेकिन पानी की जगह अगर किसी ने अल्कोहल पिया, अब उनको वो साइंस नहीं पता है कि अल्कोहल के अंदर में बैक्टीरियाज एंड वायरसेस सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट हम लोग जो है वो अल्कोहल से ही, आप जो सैनिटाइजर यूज करते हो इट इज अल्कोहल बेस्ड, वायरसेस बैक्टीरियाज उससे मरते हैं आप। तो उनको ये साइंस नहीं पता था। बट उन्होंने देखा कि अगर अल्कोहल कोई बंदा पी रहा है तो वो मर नहीं रहा है। फिर सीधी बात है, जिंदा रहने के लिए तुम क्या करोगे? दारू पियोगे, और फिर वो दारू का कल्चर बन जाता है तुम्हारे पास में। तो तुम पानी नहीं पीते हो, पानी पे तुम ट्रस्ट कैसे करो ना? अब और तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि तुम उसको उकालते बैठो, वो उकलेगा, उकलने के बाद उसको ठंडा करो फिर तुम पियो। इससे अच्छा गए कहीं तो अल्कोहल बनी हुई है, दारू बनी, पी लिया, बस अपनी प्यास बुझे आगे चलो। और अब ये दारू पिए हुए लोग जो हैं, अब उसका और एक निगेटिव कॉन्सिक्वेंस होगा। अब तुम दारू पिए हुए हो, जस्ट इमेजिन करो तुम नाइट हो, तुमने जिंदगी भर ट्रेनिंग ली है मारने की काटने की, तुम्हारा सर फिर गया कि कोई तो कुछ बोल रहा था, उठे तुम लोग टेबल से और लेग काट दिया, मार दिया, खत्म। मतलब एब्सोल्युटली वो उसके मन में आज आ गया एकदम पागलों जैसे, ले तलवार, खत्म। कि लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है लोगों के पास। अब जब लाइफ की सिक्योरिटी नहीं होती है, फिर लोग चाहते हैं कि भाई सिक्योरिटी मिले, और उस समय में फिर इन लोग नए इनके अंडर में रह रहे हैं ना, इसीलिए रह रहे थे इन लोग। तो इन लोग कहते हैं, तो अब इन लोग जो है तो यहां पर पूरी डिसेंट्रलाइज आर्मी है। अच्छा, अब मजेदार बात है कि ये नोबल्स है, ये लॉर्ड्स है, इनके पास में पैसा बहुत है, और इनको आर्मी मेंटेन करनी पड़े। इन लोग क्या करते थे, बोलते थे "ए, चल तेरी आर्मी चलेगी, मेरे को तेरी भी आर्मी चलेगी", तो ऐसे
जो लोग पैसे के लिए लड़ने के लिए रेडी है उनको मर्सिनरीज कहा जाता है। और ये लोग जो है वो कभी भी लॉयल्टी बदल देते हैं। मतलब मैंने इसको बोला कि देख भाई तेरे को कितना दे रहे, 1000 दे रहे, मैं 2000 देता हूँ, मेरे लिए काम कर। चलो भाई, निकल लिया मर्सिनरीज। लॉयल्टी नाम की चीज ही नहीं थी। तो वो कहता है कि लॉयल्टी नहीं रहती इनके पास में, इसलिए आप नेशनल आर्मी रखो। नेशनल आर्मी के लोग ना कम सैलरी पे भी अच्छा काम करेंगे, और उन लोग लॉयल्टी चेंज नहीं करेंगे। फ्रेंच के ही लोगों को बोल दिया जाए कि फ्रांस के अगेंस्ट में अटैक करना है, करेंगे क्या? नहीं करेंगे। स्पेन के ही लोगों को बोल दिया जाए स्पेनिश स्पीकिंग पॉपुलेशन के अगेंस्ट में अटैक करना है, करेंगे क्या? नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये वाली बात है। दूसरा, ही सेज एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी फॉलो करो। जीतो, ये भी एरिया जीतो, वो भी एरिया जीतो, जीतते रहो जीतते रहो। नेशनल आर्मी जरूरी। इनफैक्ट मैकियावेली जब तक रिपब्लिक के अंदर में था उसने खुद की एक नेशनल आर्मी खड़ी भी की थी, उसी के भाषा इटालियन स्पीकिंग पॉपुलेशन की आर्मी थी। ठीक है। फिर वो कहता है कि अब देखो एक और चीज ध्यान रखना, कि मैंने अगर किसी कंट्री को जीता है, मैंने अगर किसी कंट्री को जीता है, ओके, मैंने अगर किसी कंट्री को जीता है, तो अगर मेरा कल्चर और उनके कल्चर दोनों अगर सेम है तो मैं डायरेक्ट रूल करूंगा, और अगर हमारा कल्चर सेम नहीं है तो मैं इनडायरेक्टली रूल करूंगा, वहां के लोकल रूलर से रूल करूंगा। तो इस तरीके की मल्टीपल प्रैक्टिकल एडवाइसेस हम लोग देखते हैं कि मैकियावेली कौन से बुक में देता है, द प्रिंस के अंदर में। ठीक है। सबको मजा आया? ठीक है। और यहीं पर हमारा सब कुछ खत्म भी हो जाता है। फिर बाद में ही उन्होंने एक और बुक लिखी जिसका नाम था डिस्कोर्सेस ऑन लीवी। और उस डिस्कोर्सेस ऑन लीवी के अंदर में वो बेसिकली रिपब्लिकनिज्म की बात करते हैं। वो खुद इनफैक्ट रिपब्लिक के अंदर ही काम किए थे। रिपब्लिकनिज्म के अंदर में वो कहते हैं कि इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन, यस सर वगैरह क्यों बोल रहे हैं? अभी ज्वाइन किया है, किसने अभी ज्वाइन किया है और क्यों ज्वाइन किया है अभी? टाइम पे ज्वाइन करो। सुनो, तो यहां पे बात हो रही है, वो कहता है कि अगर तुम्हारे लोग वर्चुअस हैं, तुम्हारे लोग ईमानदार है, तो तुम्हारे यहाँ पे रिपब्लिक काम की चीज है। बट अगर तुम्हारे लोग जो हैं वो वर्चुअस नहीं है, करप्ट है, फिर वहां पर एब्सोल्यूट मोनार्की रखो, आयरन हैंड से रूल करो, नहीं तो फिर तुम्हारे यहाँ पर भला नहीं हो सकता। कई बार इवन इंडिया के लिए ये वाली आर्ग्यूमेंट दी जाती है कि हमारे लोग वर्चुअस है ही नहीं। और इस बात में तथ्य भी है। ठीक है। कहाँ है वर्चुअस? हम लोग जो है ना, हमारे अंदर में ईमानदारी है पूरी तरीके से, बस एक दूसरे को टोपी पहनाओ, है कि नहीं? कैसे हम लोग अगले को उल्लू बना सकते हैं? पैसे ले लो फिर भूल जाओ, सर्विस देनी भी है नहीं देनी है, प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं अपने पास। तो ये सब हम लोग देखते हैं। तो वो कहता है वेर एवर पॉसिबल रिपब्लिक, वेर एवर नेसेसरी मोनार्की, बट इन नो सर्कमस्टेंसेस एरिस्टोक्रेसी। ही हेटेड एरिस्टोक्रेसी। तो इसलिए फिर वो इस तरीके से अपनी बात करता है। तो गाइस, ये था पूरा का पूरा मैकियावेली के बारे में, जो आई होप आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया है। यस। अब कुछ क्वेश्चंस है। सबसे पहला तो मैकियावेली वॉज चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। तो क्लियर कट हम लोग देख सकते हैं कि जितनी भी डेवलपमेंट उस समय की हो रही है मैकियावेली के थॉट प्रोसेस में अपने को दिखती है। अब देख लो, रेनेसा, रेनेसा के अंदर में क्या होता है? ह्यूमैनिज्म। तो ह्यूमन साइकोलॉजी पे फोकस कर रहा है वो गॉड की बातें कर रहा है क्या? नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी। ठीक है। हम लोग पूरी तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से ह्यूमन नेचर को उसने डिस्क्राइब किया। धीरे धीरे वहां पे रिफॉर्मेशन शुरू हो रहा है। रिफॉर्मेशन मतलब क्या? कि अब जो है वो पॉलिटिक्स के ऊपर में रिलीजन का लेना देना नहीं होना चाहिए, और रिलीजन को भी प्यूरिफाई करने की जरूरत है। तो उस समय में रिफॉर्मेशन हो रहा है रिलीजन के अंदर में। मैकियावेली वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट करने की बात कही। हम लोग देखते हैं कि अब फ्यूडलिज्म का भी धीरे धीरे ब्रेकडाउन हो रहा है। फ्रांस के अंदर में स्ट्रॉन्ग किंग है, स्पेन के अंदर में स्ट्रॉन्ग किंग है, इटली के अंदर में नहीं है। ठीक है। पहले फ्रांस का भी ऐसा हाल नहीं था। फ्रांस के अंदर में भी वीक किंगडम्स हुआ करते थे। जब भी वीक राजा होगा तो फ्यूडलिज्म रहेगा, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग राजा आएगा तो फिर वो फ्यूडलिज्म खत्म कर देगा। फिर वो ये एडवाइजर एडवाइजर की बात ज्यादा सुनने वाला नहीं है। ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ फ्यूडलिज्म हो रहा है, वो अपने को दिखाई दे रहा है।
ओके। जब मैकियावेली जो है वो कॉमन मैन को प्रेफरेंस दे रहा है रादर देन नोबल्स को, नोबल्स उसको पसंद ही नहीं, वैसे भी ही हेटेड देम। वो मानता था कि यही हमारे नेशन स्टेट के बीच में अड़थड़े है। राइज ऑफ द नेशन स्टेट हो रहा है कि भाई नेशनल इंटरेस्ट जो है वो ऊपर है, सर्वोपरि है, और यही वाली बात वो वहां पर भी कहता है, रिलीजन के ऊपर में नेशन को रखता है। कैपिटलिज्म है, इसीलिए वो क्या कहता है, देखो वो क्या बोलता है कि नेवर कन्फेस्केट, प्रॉपर्टी कन्फेस्केट मत करना। आदमी उसके बाप को मार दिया वो भूल जाएगा, लेकिन ये नहीं भूलेगा कि इसकी प्रॉपर्टी कन्फेस्केट की थी। ठीक है। और लास्टली ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन जो है वो भी उस समय में हो रहे हैं, तो ये सब हम लोग उसके समय में देख रहे हैं। तो इनफैक्ट मैकियावेली के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल ये वाली चीज है कि मैकियावेली वाज चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। एंड ये सिर्फ मैकियावेली के लिए नहीं, हर एक थिंकर के लिए है कि एवरी थिंकर इज चाइल्ड ऑफ हिज और हर ओन टाइम। यस। तो पहला स्टेटमेंट हमने बता दिया कि भाई इसमें अपने को बता नहीं है इसमें, और देखो इसमें अदर साइड ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे हम लोग, इसमें एक ही साइड है कि हाँ भाई यस, ही वॉज चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। ठीक है। फिर जो है वो अगला जो क्वेश्चन अपना है, अच्छा ये देखो ये फ्यूडलिज्म का इमेज है यहाँ पे, अगर किसी को समझना है। पता नहीं है मैंने इतना पीछे क्यों डाल के रखा। यहाँ पे किंग है और उसके ही बराबरी में पोप रहेगा, याद रखो, कहीं पर भी वो कम नहीं बोलेगा अपने आप को। ठीक है, वो उसके बराबरी में क्या उससे थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा इनफैक्ट। फिर उसके बाद में ये नोबल्स होते हैं, और नोबल्स में बैरॉन्स होते हैं, बड़े बड़े जो बड़े बड़े जागीर जिनके पास में ना उनको बैरॉन बोलते हैं। और चर्च का वही जो होगा वो कौन होगा, बिशप। तो चर्च को बिशप देखेगा और इस तरफ में बैरॉन होंगे। तो ये सब नोबल्स, इन लोगों का काम है बस रात में पार्टी करो, खाओ पियो ऐश करो, दिन भर काम करो, देख रात में पार्टी करो। फिर आएंगे ये छोटे छोटे, इन बैरॉन्स के नीचे लॉर्ड्स होते हैं। ठीक है। जैसे आज के जमाने में, ऐसा सिर्फ एक क्रूड एग्जांपल में दे रहा हूं कि भाई ऊपर में किंग है तो हमारे यहां पर प्रधानमंत्री है, उनके नीचे एमपीज होते हैं, प्रधानमंत्री सब एमपीज है कि नहीं, उनके नीचे, एमपीज के नीचे, तो एक एमपी के नीचे अलग अलग एमएलए होंगे, इन एमएलए के नीचे अलग अलग नगर सेवक होंगे, तो वो नगर सेवक मतलब ये नाइट्स, समझे। तो ये नाइट्स, ये लोग उनका लिए करेंगे काम। ठीक है। तो ये इस तरीके से यूजुअली हर किसी के होते हैं। तो अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर देखो तो आपको दिखेगा, जैसे मैं मेरे ही एरिया की बात करूं तो वहां पे ऐसा ही दिखता है थोड़ा सा, ठीक है नहीं। तो वैसा कुछ कि भाई बैरॉन है, बैरॉन के नीचे छोटे छोटे लॉर्ड्स हैं, लॉर्ड्स के नीचे नाइट्स हैं, ये नाइट्स बेसिकली जनता के साथ में बात करते रहते हैं, और नीचे फिर फ्रीमैन होंगे। फ्रीमैन मतलब इंडिपेंडेंट पीजेंट है ये। और दूसरे होते हैं सर्फ, सर्फ हमेशा टाइड टू लैंड होंगे, लैंड गई तो सर्फ भी उसी के साथ में बिकेंगे। ठीक है। ओके। हेलो। ठीक है। और दूसरा आपके मर्चेंट वर्चेंट भी होते थे कुछ कुछ, जो लोग बहुत पैसा कमा लेते थे, क्राफ्ट्समैन वगैरह वो लोग भी होते थे। बट ये सारा का सारा इनका इस तरीके से सिस्टम होता था, फ्यूडल सिस्टम। ठीक है। ओके। मैकियावेली को फर्स्ट मॉडर्न थिंकर बोल सकते हैं क्या? हम्म। मैकियावेली को फर्स्ट मॉडर्न थिंकर बोल सकते हैं क्या? तो इसमें एक आर्ग्यूमेंट देनी है अपने को, सुनो। व्हेन डज द मॉडर्निटी स्टार्ट? मॉडर्निटी स्टार्ट होती है जब सॉवरेंटी की डेफिनेशन दी जाती है। किसकी? तो मैकियावेली को आप लोग मॉडर्न किस लिए बोल रहे थे? आप लोग इसलिए बोल रहे थे बिकॉज मैकियावेली वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने रिलीजन को और पॉलिटिक्स को सेपरेट किया। सेक्युलरिज्म के नाम पर आपने जो है उसको मॉडर्न कहा, लेकिन मॉडर्निटी सेक्युलरिज्म से नहीं, सॉवरेंटी से शुरू होती है। और सॉवरेंटी जो है वो है अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग। तो कहीं पर भी मैकियावेली पूरी तरीके से सॉवरेंटी को डिफाइन नहीं कर पाया, सिर्फ यहीं तक रह गया। इसीलिए मैकियावेली को नॉन मेडिवल थिंकर कहा जाता है। क्या कहते हैं? नॉन मेडिवल थिंकर, बट नॉट मॉडर्न थिंकर। सबको क्लियर? नॉन मेडिवल थिंकर है, मॉडर्न थिंकर नहीं है।
और फिर मॉडर्न थिंकर कौन है पहला? इसका अगला ही जो हम लोग देखने वाले हैं वो है हॉब्स। हॉब्स को हम लोग मॉडर्न थिंकर कहते हैं। ठीक है। तो स्टेटस ऑफ मैकियावेली एज द फर्स्ट मॉडर्न थिंकर, तो इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट। कुछ लोग बोलते हैं कि फर्स्ट मॉडर्न थिंकर है बिकॉज ही वॉज द वन हु स्टार्टेड टू टॉक अबाउट नेशन स्टेट ऑल्सो, नॉट जस्ट नेशन स्टेट बट ऑल्सो नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट पर्सन हु मेड अप पॉलिटिक्स सुपीरियर टू चर्च, सेपरेशन ऑफ पावर की बात की। लेकिन एज आई सेड कि मॉडर्निटी जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है थियरी ऑफ सॉवरेंटी। सॉवरेंटी की थियरी कहीं ना कहीं पूरी इसकी पॉलिटिकल थियरी के अंदर में मिसिंग है, इसलिए हम लोग उसको मॉडर्न थिंकर नहीं कहते हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग नॉन मेडिवल थिंकर बोलते हैं हाँ। बोल सकते हो ना, बट मॉडर्न थिंकर बोलूंगा क्या, ये सवाल है। ठीक है ना। हॉब्स इनफैक्ट इससे इन्फ्लुएंस्ड होगा, आगे हम लोग हॉब्स में जब देखेंगे तो ये बिल्कुल काम में आएगा अपने। क्या नहीं, मॉडर्निटी के लिए सॉवरेन मतलब ऐसे खुद के शब्द मत इजाद करो ऐसा। हाउ मेकियावेलीज अप्रोच ऑफ एम्पिरिकल मेथड लेड टू द बिगिनिंग ऑफ न्यू फेज इन द पॉलिटिकल साइंस। तो अपने को वो फेजेस याद आ रहे हैं आपको सारे हमने जो सीखे थे? पहला फेज पॉलिटिकल फिलोसॉफी वाला फेज, सेकेंड फेज मिडिवल फेज, और फिर इससे नया फेज जो शुरू होता है जिसको हम लोग मॉडर्न फेज बोलते हैं। ओके। तो फिर बिल्कुल इसको जो है तो पॉलिटिकल साइंस में अरे प्लेटो इंपॉर्टेंट है, सॉरी पॉलिटिकल फिलोसफी में प्लेटो इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस के लिए जो फेज शुरू हुआ उसके लिए अरिस्टोटल इंपॉर्टेंट है। बट पॉलिटिकल रियलिज्म जो शुरू हुआ जहां से एम्पिरिकल मेथड्स पे स्टडी होने लगी रादर देन कि भाई ऐसे ही हवा में कुछ आइडियाज, तो वो इससे शुरू हुआ। इसलिए हम लोग कहते हैं कि यस नया फेज जो है वो मैकियावेली ने डेफिनेटली स्टार्ट किया था। ओके। एक ये वाला क्वेश्चन बहुत खतरनाक है कि मैकियावेली इज कैरेक्टराइज्ड एज अमोरल इफ नॉट इमोरल। अब ये वाला स्टेटमेंट समझाता हूं मैं आपको। ठीक है। क्या बोल रहा है ये वाला स्टेटमेंट, यहां पे जरा ढंग से सुनो। मैकियावेली को आप तो चीजें होती हैं दो, एक होता है मॉरल और दूसरा होता है इमोरल। व्हाट इज मॉरल? मॉरल एक्ट क्या है मेरा? मेरा मॉरल एक्ट है कि सही क्या है, सही क्या है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वुमन, और पहले तो चलो अभी छोड़ दो, एक आजकल डिबेट चलता है, एक वेबसाइट है जिसका नाम है ओनली फैंस। ये ओनली फैंस नाम की जो वेबसाइट है इसके ऊपर में वुमन जो है वो करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए भी कमाती है। आजकल मेल भी कमा रहे हैं। और करना कुछ नहीं है, आपको किसी के साथ फिजिकली इंटीमेट नहीं होना है, सिर्फ अपनी बॉडी जो है वो एक्सक्लूसिवली उन पर्सन्स को दिखानी है। न्यूडिटी। अब पहले क्या होता था, पहले पोर्नोग्राफी होती थी। पोर्नोग्राफी के अंदर में लिटरली आपको अपनी बॉडी यूज करनी पड़ती थी। या फिर एक और जो इसके पहले तरीका हुआ करता था वो था प्रोस्टिट्यूशन। तो नो डाउट अब देखो, हर कोई जो प्रोस्टिट्यूशन को इमोरल एक्ट बोलता था, लेकिन कोई कहता था कि ये मॉरल है क्या, इसमें गलत क्या है? तुम लोग अपना दिमाग यूज कर रहे हो, हाथ यूज कर रहे हो, बट आई एम यूजिंग माई वजाइना फॉर अर्निंग, और मेरे पास में यही साधन है। तो वहां पर मॉरलिटी इमोरलिटी तो आती ही थी, बट इसको थोड़ा ज्यादा इमोरल मानते थे। बट नाउ क्वेश्चन हैज कम टू ओनली फैंस कि अब ओनली फैंस के ऊपर में तो तुमको किसी से फिजिकली इंटीमेट भी नहीं होना है, तुमको सिर्फ अपनी बॉडी दिखानी है। तो इज इट मॉरल और इमोरल? पीएचडी स्कॉलर, जस्ट इमेजिन करो, पीएचडी स्कॉलर लेडी है, उसने अपनी पीएचडी बीच में ही छोड़ दी एंड शी वेंट ऑन द ओनली फैंस एंड शी इज वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग पर्सन। हाईएस्ट मतलब कितना आपको बताता हूं, 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो इज इट मॉरल और इमोरल? तो देखो, मैं इसमें कहीं पर भी जजमेंट पास करने के लिए नहीं हूं। कुछ लोगों को ये पूरी तरीके से इमोरल लगेगा, मुझे भी इमोरल लगेगा, और आई एम श्योर आप भी यहां पे जितने बैठे हैं उन सबको इमोरल ही लगेगा ये। बट उस पीएचडी स्कॉलर को तो ऐसा नहीं लगा। ऐसा नहीं है कि उसको कमा उसके पास पैसे की कमी थी।
ऐसा नहीं कि उसके पास में शिक्षा का अभाव था, बट मॉरली उसको लगा कि ये मेरे लिए सही है, और अगर मैं 100 करोड़ यहां से कमा सकती हूँ जो पीएचडी करने के बाद मैं जिंदगी भर नहीं कमा पाऊंगी, तो गलत क्या है? मैं कुछ साल ओनली फैंस पे काम करूंगी, इसके बाद में मेरी जिंदगी जैसे जीनी वैसे जीऊंगी। वो उसको मॉरल भी मान सकती है, हम लोग उसको इमोरल मानेंगे। बट ये मॉरलिटी इमोरलिटी चलते रहती है। बट इसी के बियॉन्ड एक और बात आती है जिसको हम लोग कहते हैं अमॉरल। अमॉरल क्या होता है? अमॉरल का मतलब है, मेरे लिए मॉरालिटी या इमोरलिटी यहां मायने ही नहीं रखती। मतलब मैं मॉरालिटी इमोरलिटी के बियॉन्ड हूं। जैसे एक कंसेप्ट है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक क्या होता है? तो एक होता है बिलीवर, जिसको आप थेइस्ट बोलोगे। दूसरा होता है नॉन बिलीवर, जिसको आप अथेइस्ट बोलते हो। भगवान है या नहीं है? क्या लगता है आपको? जो कहेंगे भगवान है, वो लोग थेइस्ट हैं, वो लोग बिलीवर हैं। जो कहता है कि नहीं है भगवान है तो प्रूफ दिखाओ, क्या है? अगर भगवान है तो भगवान के ही दर्शन करने जाने वाली गाड़ी खाई में क्यों गिरी? बताओ। भगवान है तो किसने देखा उनको? दिखाओ मुझे। भगवान है तो उतने इतने सारे स्वरूप है, उसमें से कौन सा रियल स्वरूप है? तो जो अथेइस्ट है वो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। बट गौतम बुद्ध सबसे सही इंसान बोले हम एग्नोस्टिक। बोले मेरे पास में कोई प्रूफ नहीं है भगवान है या नहीं है, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। भगवान है तो वो इतने छोटे नहीं है कि मैंने उनकी पूजा नहीं की इसलिए मुझे पनिश करे। मैंने एक आधा काम नहीं किया, मैंने उनको प्रसाद नहीं चढ़ा इसलिए मुझे पनिश करे। और भगवान अगर नहीं थे तो पहली बार में डरने का क्या मतलब बना? उन्होंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या है? तो वो कहते हैं कि आई एम एग्नोस्टिक, भगवान है या नहीं है मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो भी हो। मैं एक पर्पस के लिए आया हूं, वो है कैसे मैं ह्यूमन सफरिंग को कम कर सकूं। और इसीलिए फिर गौतम बुद्ध जो महान हो गए, वो बोले मैं एक ही काम करूंगा, सफरिंग्स कम करूंगा। फिर भगवान थे या नहीं थे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर थे तो उन्होंने देखा मुझे, मैंने लोगों की सफरिंग कम की, उससे जो भी मुझे अच्छा मिलना था वो मिलेगा। और अगर नहीं थे तो फिर तो मैं एवे ही डर रहा था। तो इसको कहते हैं एग्नोस्टिक। तो यहां पे हम लोग जो है वो ओनली फैंस पर कपड़े उतारने को मोरालिटी या इमोरालिटी से देख रहे हैं। बट हो सकता है वो पीएचडी स्कॉलर उसको अमोरालिटी से देख रही हो, कि ये मेरे लिए मोरालिटी इमोरालिटी के दायरे के बाहर है, मेरे लिए पेट की चीज है ये। पेट भरना है बस, बात खत्म, मेरे को पैसा मिला, बात खत्म। आई डोंट हैव टू गेट फिजिकली इंटीमेट विद एनीवन। वीडियो के सामने हूं, मेरे पर्सनल कैमरे में हूं, सेफ हूं, जो कर रहा है मुझे मैं कर सकूं। सो दैट इज वॉट शी थिंक्स। शी सेज अमोरल हूं मैं। ऐसे ही, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रिंस के लिए। प्रिंस जो है उसको जो कुछ मैकियावेली सजेस्ट करते हैं, तो अपने को लगता है कि वो तो इमोरल बातें बोल रहा है, कि देखो देखो तुम तो बोल रहे हो भाई काट दो, खत्म कर दो, पावर ही सब कुछ है, ये है वो है, और तुम्हारे लिए मॉरलिटी कुछ नहीं है। वो कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम इमोरल बनो। उसको करप्शन नहीं पसंद है, उसको झूठ नहीं पसंद है, ये बात तो पता है अपने को भी। वो खुद चाहता है कि भाई देश का, हमारा जो है वो देश जो है वो आगे बढ़े, और उसके लिए नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो कहता है कि मैकियावेली, तो पहले तो बहुत सारे लोग, गांधी जी ने क्रिटिसाइज किया मैकियावेली को कि मैकियावेली इमोरल है। उन्होंने सिर्फ इमोरल बातें ही अपने को बताई है, कि पॉलिटिक्स इज अबाउट बीइंग बैड, पॉलिटिक्स में ह्यूमन का नेचर ऐसा है, पॉलिटिक्स में आप सिर्फ फियर पर डिपेंडेंट रहो। ये सब बातें कहीं ना कहीं मॉरलिटी के डेफिनेशन पे उसको इमोरल खड़ा करती है। तो गांधी जी ने भी क्रिटिसाइज किया, जितने मेजर थिंकर है, शेक्सपियर ने भी अपने जो कैरेक्टर्स बनाए उन सबको मैकियावेलियन बनाया, कि इमोरल लोग हैं ये सब। तो मैकियावेली को लॉन्ग टाइम तक इमोरल कहा गया।
लेकिन आज के जो मॉडर्न डे स्कॉलर है वो उसको कहते हैं कि वो अमोरल है। अमोरल का मतलब ये होता है कि वो मॉरलिटी इमोरलिटी के बियॉन्ड है, वो इसमें बिलीफ ही नहीं रखता कि ये मैटर भी करता है करके। जैसे आज हम लोग जो है वो सब ये ऊपर टी शर्ट नीचे पैंट वगैरह पहन करके आ रहे हैं। अगर मैं ये टी शर्ट उतार करके लेक्चर लेने आ जाऊं तो सडनली तुम लोग मुझे इमोरल बोलने लगोगे, क्या रे सर अक्कल नहीं क्या तुम में, कि तुम लोग ऐसे ही लेक्चर लेने आ गए। लेकिन ये आज के मेरे समय का दायरा है, वही, ठीक है। मतलब कपड़े कितने पहनने हैं कितने नहीं पहनने हैं, यही अगर हम लोग एक 1500 साल पहले अगर चले जाते तो शायद से मैं बिना टी शर्ट के अगर आता और सिर्फ मैं एक लंगोट लगा कर भी अगर तुमको सिखाने के लिए आता तो मॉरलिटी इमोरलिटी में आता ही नहीं। वो अमोरल, हमको फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने कितने कपड़े पहने। तो अमोरलिटी मतलब मुझे वो उससे मॉरलिटी का लेना देना ही नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता, मैं उसमें बिलीव ही नहीं रख रहा, मैं सोच ही नहीं रहा हूं उसके बारे में। तो वो जब कहता है कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए ही सब कुछ करो तो अमोरलिटी की बात कर। तो आजकल लोग जो हैं वो कहते हैं कि मैकियावेली वाज नॉट इमोरल, रादर ही वाज अ अमोरल बियॉन्ड प्लस। अगेन फिर उसके डिफेंस में हम लोग ये भी आर्ग्यूमेंट देते हैं कि देखो मैकियावेली ने, एक और बात मैं आपको बता दूं, मैकियावेली ने भले ही ये सब बातें कही बट मैकियावेली वाज ऑलवेज, ही ऑलवेज मेड श्योर कि तुम जो है वो भले ही लोगों को जो चीज लगे कि ये इमोरल है, वो अगर तुम करने भी जाओ तो भी तुम इमोरल दिखना मत। तुम रिलीजन में बिलीफ मत रखना, तुम रिलीजन में बिलीफ मत रखना, लेकिन रिलीजन को यूज कैसे कर रहे हैं वो आना चाहिए। तो पब्लिक प्लेसेस में जब जाओ ना तो उस समय में तुम सिर्फ रिलीजियस दिखना। हे भगवान भगवान भगवान, मन में तुम भले ही नहीं मानते हो। क्या गलती है? डीएमके के जो स्टालिन है वो सीधा बोलते हैं कि सनातन को खत्म करो, ये नहीं अथेइस्ट हूं मैं, ये ऐसा हूं वैसा हूं। धीरे धीरे ऐसे लोगों का पावर में आना थोड़ा कम हो जाएगा। रीजन बीइंग जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द जनता जब रिलीजन के अंदर में बिलीफ रखती है तो भले ही तुम्हारी अंदर की फीलिंग क्या है उसको तुम साइड में हटाओ, पावर में आना है तो, ठीक है। तो मैकियावेली को इसीलिए आजकल जो है बिकॉज, तो यही हम लोग उसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू डनिंग, मैकियावेली जो है वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट फिगर है हिस्ट्री के अंदर में। ओके, इट इज पैराडॉक्स की उसको क्रिटिसाइज किया पॉलिटिक्स की रियलिटी बताने के लिए, लेकिन सब लोग करते पॉलिटिक्स में वही है जो उसने कहा है। प्रिंस में जो कुछ कहा है उसने पॉलिटिक्स एंड एथिक्स को सेपरेट किया। मैकियावेली ने ड्यूअल मॉरलिटी इन्वेंट की, उसने कहा कि राजा की मॉरलिटी प्रजा के मॉरलिटी समान नहीं हो सकती, दोनों की अलग अलग मॉरलिटी होगी। वो कहता है कि राजा की मॉरलिटी, पॉलिटिकल मॉरलिटी सिर्फ एक ही है, वो है पॉलिटिकल नेशनल इंटरेस्ट और एंड जस्टिफाइज मींस, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसीलिए हमारे जो फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी, उन्होंने उसको विलन कहा, उसको इनफैक्ट इमोरल कहा गया, ठीक है। लेकिन फिर यहां पर बात आती है कि आज के दिन के थिंकर जो उसको अमोरल कहते हैं ना कि इमोरल कहते हैं। इनफैक्ट वो तो रिलीजन का यूज जानता था कि रिलीजन सबसे जबरदस्त डिसिप्लिनरी फोर्स है, और ये है भी। मैं तुम सबको एक साथ कैसे डराए रख सकता हूं? आंसर इज रिलीजन। मैं तुम सबको एक साथ कैसे कंट्रोल में रख सकता हूं? आंसर इज रिलीजन। और रिलीजन का यूसेज हर एक राजा ने किया है, हर एक पोप ने किया है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। सोचो ना, तुमने ये कर दिया तो प्रॉब्लम, तुमने वो कर दिया तो प्रॉब्लम, तुमने कन्फेशन नहीं किया तो प्रॉब्लम। तो इस तरीके से उसको डिसिप्लिनरी फोर्स के तौर पे हमेशा यूज किया जाता है, सब लोगों को एक ही सूत्र में बांधने के लिए। लेकिन उसने पहले भी कहा था कि एंटी रिलीजियस मत दिखना तुम, भले ही तुम्हारा कोई रिलीजन में बिलीफ नहीं है, ठीक है। और याद रखो, मैकियावेली का आइडियल स्टेट रिपब्लिक है, वो चाहता है कि रिपब्लिक रहे। जो भी मॉरली अच्छे लोग होंगे उनके लिए वो रिपब्लिक सजेस्ट करता है, जो करप्ट लोग हैं उनके लिए वो क्या सजेस्ट करता है? यस एग्जैक्टली। तो इसीलिए, ठीक है, मैकियावेली को अमोरल कहा जाता है आज के दिन में, ना कि इमोरल। इनफैक्ट ही वॉज द ग्रेटेस्ट पेट्रियट दैट वी कुड सी।
सही थे ना? ग्रेटेस्ट पेट्रियट है इन द ट्रेडिशन ऑफ वेस्टर्न फिलोसॉफी, और इस चीज को तो कोई डिनाई भी नहीं कर सकता है। ठीक है। तो गाइस, इसी के साथ में हमारा मैकियावेली हुआ पूरा का पूरा खत्म। ठीक है। इस पे काम करता हूँ, क्वेश्चन लिखने के लिए देता हूँ मैं तुमको, और चेकिंग करते हैं। और चेकिंग के लिए फिर अगर आप लोग कल फिजिकल क्लास में नहीं भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल हम लोग सिर्फ और सिर्फ उत्तर के चेकिंग करेंगे, शॉर्ट नोट्स के चेकिंग करेंगे। या कल लेक्चर ले लें और फिर फ्राइडे के दिन तुमको छुट्टी दो और उस दिन से पेपर चेकिंग करेंगे। क्या करना सही है? हम्म। फ्राइडे, फ्राइडे के दिन फिर जितने भी उत्तर लिखे होंगे हमने वो सब हम लोग चेक करेंगे। तो कल हम लोग हॉप शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वो पहले तो रिकॉर्डिंग बंद करो।